तो फिर से आप लोगों का स्वागत है वीके स्मार्ट क्लासेस में। तो अब मैं आप लोगों को बता दूं, जैसा कि हम लोगों ने डिसाइड किया था, एग्जाम्स आपको पता है कि एमकॉम के दिसंबर के एग्जाम बहुत जल्द चालू होने वाले हैं और बहुत स्टूडेंट्स कह रहे थे कि उन्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और चैप्टर्स चाहिए सभी सब्जेक्ट्स के। ठीक है, तो एज इट इज़ जो हमारा नेट एग्जाम है उसमें भी हमारे अकाउंट्स की प्रिपरेशन चालू होनी है। तो मैंने इसलिए दोनों को पॉइंट ऑफ व्यू रखते हुए मैंने उन चैप्टर्स को प्रिपेयर किया है ताकि आप लोगों का हेल्प हो। तो आज की इस वीडियो में हम लोग MCQ 06 के बारे में बात करने वाले हैं। ठीक है, MCQ 06 में मेरे पास जो ये चैप्टर्स हैं, ठीक है, चैप्टर नंबर 1, 2, 4, 5, 7, 10, 11, 13, 15, 16 एंड 17, ये जो चैप्टर्स हैं 9, 10, 11, 11 चैप्टर्स। ये जो 11 चैप्टर्स हैं, ये 11 चैप्टर्स मैंने स्पेसिफिकली निकाले हैं नेट एग्जाम को बेसिस रख करके, और इन्हीं में से आपका जो एमकॉम का एग्जाम है वो भी आपका क्लियर होगा। ठीक है, अब जो आपके पास प्रेजेंटेशन चालू होगा, उस प्रेजेंटेशन में आप अच्छे से देख लीजिएगा, उसमें सारे क्वेश्चंस को अच्छे से समझाया गया है और आपके लिए पॉइंट्स भी बनाए गए हैं। ठीक है, और मैं आपको एक चीज बता दूं, नेट एग्जाम के लिए 11 चैप्टर्स हैं, बट फॉर MCQ 06 एग्जाम अगर आप 16 और 17 चैप्टर को नेग्लेक्ट करेंगे तो ठीक है। एक चीज और मैं क्लियर कर दूं कि ये चैप्टर्स हमने उन स्टूडेंट्स के लिए तैयार किए हैं जो जिन्होंने शायद स्टडी ना करी हो या फिर वो अपनी स्टडी पूरी ना कर पाए हो बिकॉज ऑफ सम अदर वर्क लाइक जॉब एंड समथिंग एल्स। सो ये उनके लिए जिन्होंने पूरी बुक पढ़ी है, अच्छे से प्रिपरेशन करी है, उनके लिए हमारी तरफ से बेस्ट ऑफ लक। ठीक है, सो आप इस ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइए हम लोग देखते हैं हमारे MCQ 06 के चैप्टर्स को। सबसे पहले आपका चैप्टर 1, मार्केटिंग मैनेजमेंट। मार्केटिंग मैनेजमेंट, इसमें आपका सबसे पहले क्वेश्चन दिया गया है, डिफाइन मार्केटिंग एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्प्लीकेशंस फॉर इमर्जिंग इकोनॉमी लाइक इंडिया। 70% क्वेश्चन, ये जो 70% से 80% तक क्वेश्चन जो रिपीट हुए हैं उन्हीं को देख करके हमने ये क्वेश्चन बनाए हैं। ठीक है, चलिए, तो इसमें आपको बताया गया है कि मार्केटिंग क्या है और उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। जो सिंपल, देखिए सिंपल लैंग्वेज है, आपको सिर्फ समझना है। और आप क्योंकि एमकॉम पढ़ रहे हैं, देखिए याद रखो, आप लोग 11th या 12th नहीं कर रहे हैं, आप लोग कर रहे हैं एमकॉम। तो इसलिए आप लोगों को ये सारे कॉन्सेप्ट जो हैं ऑलरेडी आते हैं, बस आपको खाली लर्न करने की ज़रूरत है। ठीक है, चलिए, मार्केटिंग इज एज द प्रोसेस ऑफ असरटेनिंग कंज्यूमर्स नीड्स एंड कन्वर्टिंग दैम इनटू प्रोडक्ट। यानी कि मार्केटिंग का मतलब होता है कंज्यूमर्स के नीड्स को फाइंड करना और उनको प्रोडक्ट बना करके उनको देना, ताकि उनकी जो वांट्स है, जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उसको हम लोग शांत कर सकें। ठीक है, जो भूख है उसको शांत कर सके। मार्केटिंग मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग एंड एग्जीक्यूटिंग एंड conception, pricing, promotion and distribution of ideas, goods and services to create exchanges that satisfy individual and organization goals। यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट वो मैनेजमेंट है जिसमें हम लोग प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं सभी कॉन्सेप्ट्स को, जो कि प्राइस से, प्रमोशन से, डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड होता है एक प्रोडक्ट के, ताकि उस प्रोडक्ट को एक कंज्यूमर तक पहुंचाया जा सके और साथ में जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स हैं उनको हम लोग पा सके। ठीक है, चलिए, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मार्केटिंग। तो मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं? इंटेलिजेंट एंड कैपेबल एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न मार्केटिंग पॉलिसीज टू डेवलप मार्केटिंग फील्ड, टू डेवलप गाइडिंग पॉलिसीज। यानी कि मार्केट, देखो मार्केट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव क्या है? मार्केट का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है एक एरिया को कवर करने की कोशिश करना है। यानी कि यहाँ पे जितने कंज्यूमर्स हैं इनको हम लोग कवर कर सकें, इनको समझा सकें कि हमारा प्रोडक्ट क्यों अच्छा है। ठीक है, और उसमें हम लोग नई नई पॉलिसीज़ ला सकते हैं, उनको पॉलिसीज़ को लाने की कोशिश करना, कंज्यूमर्स को अट्रैक्ट करना, ये सब मार्केटिंग के ऑब्जेक्टिव्स हैं। ठीक है, चलिए, टू डिटरमाइन मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मतलब प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, ये अच्छा यहाँ पे याद दे रखना, यहाँ पे टोटल 7P होते हैं मार्केटिंग मिक्स के। ठीक है, ये मैं नेट एग्जाम वालों के लिए बता रहा हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 7Ps हैं मार्केटिंग मिक्स के, वो हैं प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, प्लेस, पीपल, पैकेजिंग एंड प्रोसेस। बट जो इवेंचुअली जो आपका मेन पीस हैं ऑफ मार्केटिंग मिक्स, देर आर 4Ps। और 4Ps क्या क्या है? प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ठीक है, प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस एंड प्लेस। ओके, चलिए, तो हमारा हमारा नेक्स्ट है इंडियन मार्केटिंग सिनेरियो। देखो, अब यहाँ पे हमारा है ना, इंडियन मार्केटिंग सिनेरियो के बारे में बताइए। देखो, इंडियन मार्केटिंग की जनरली हम लोग बताएं कि यहाँ पे क्या हुआ था, इंडियन मार्केट कैसे थी। आज़ादी के बाद से इंडियन मार्केट बहुत डाउनफॉल हुआ था, लेकिन जब से हमारे जो PM हैं, उन्होंने जब लिबरलाइजेशन को लागू किया था हमारे देश के अंदर 1990s में, तब से हमारी जो मार्केटिंग है वो बहुत हाई गई। और लिबरलाइजेशन का मतलब क्या है? लिबरलाइजेशन का मतलब है कि जो फॉरेन मनी है उसको देश में आने दिया जाए, इन्वेस्टर्स को आने दिया जाए, और साथ में हमारे जो देश के आइटम्स हैं उनको विदेशों में बेचा जाए। ठीक है, तो इससे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में बहुत ज़्यादा बढ़ावा आया था और हमारी जो मार्केट है वो बहुत ज़्यादा आगे गई थी। ठीक है, तो यही सब इसमें बताया गया, लिबरलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन के बारे में आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है,
चलिए, वट आर द मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज। फिलोसफीज का मतलब होता है प्रिंसिपल्स, यानी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के क्या क्या प्रिंसिपल्स है। सो देर आर 5 प्रिंसिपल्स, याद रखिएगा। सबसे पहले है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब है होल्ड्स द कंज्यूमर्स विल फेवर प्रोडक्ट्स दैट आर अवेलेबल एंड हाई अफोर्डेबल। देखो सिंपल सा मतलब है कि देखो एक कंज्यूमर एक दुकान में जाता है, वो क्या खरीदेगा? अगर आप उस पर, मान लो एक बच्चा है, वो जाता है दुकान पे, अंकल कुरकुरे दे दो, तो कहते हैं अगर बेटा कुरकुरे नहीं है, लेस है, लेस लेने हैं, कहते हैं हाँ चलो वही दे दो। यानी कि कंज्यूमर वही ले रहा है जो दुकान में अवेलेबल है। यानी कि एक एक कंपनी जो कि एक वाइडर एरिया को कवर करने की कोशिश कर रही है और कम पैसे में प्रोडक्ट को दे रही है, तो कंज्यूमर उसी को लेगा, ना कि 20 रुपये के कुरकुरे को लेगा। ठीक है, सो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है प्रोडक्शन का। नेक्स्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। देखो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट सीधा सीधा प्रोडक्ट से रिलेटेड है। इट इज़ द आइडिया दैट कंज्यूमर्स फेवर प्रोडक्ट्स दैट ऑफर द मोस्ट क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। यानी कि वो प्रोडक्ट जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी हो। जैसे अमीर लोग होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं हम तो रेंज रोवर खरीदेंगे, छोटी मोटी गाड़ियाँ नहीं लेंगे, तो वही प्रोडक्ट की क्वालिटी और नाम ब्रांड के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है सेलिंग कॉन्सेप्ट। सेलिंग कॉन्सेप्ट का मतलब है दिस इज बेस्ड ऑन दैट कंज्यूमर्स विल नॉट बाय इनफ ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट अनलेस इट अंडरटेक्स अ लार्ज स्केल सेलिंग एंड प्रमोशन एफर्ट, दे सेल व्हाट दे मेक। यानी कि जो कंज्यूमर्स है वो तब तक वो प्रोडक्ट नहीं खरीदेंगे जब तक कि कंपनी अपना पूरा दम ना लगा दे उसको बेचने में। यानी कंपनी वो प्रोडक्ट बनाए और उसको सेल प्रमोशन करके उसको बेचने की कोशिश करे। इसमें कंज्यूमर की उसको सेटिस्फैक्शन को नहीं देखा जाता है। ठीक है, इनका एम होता है बस अपना प्रोडक्ट बेचना। तो इसमें इसमें पॉइंट्स हैं। फर्स्ट, देयर एम इज़ टू सेल व्हाट दे मेक रेदर देन मेक व्हाट विल सेल इन द मार्केट। यानी कि ये वो बनाते हैं जो बेच सकें, ये वो नहीं बनाते जो कि कंज्यूमर की वांट हो। ठीक है, नेक्स्ट सेकंड पॉइंट है देर आर नॉट ओनली हाई रिस्क विद दिस अप्रोच बट लो सेटिस्फैक्शन कस्टमर। देखिए इसमें हाई रिस्क तो होता है। इसमें सबसे बड़ा एग्जांपल है LIC का। देखो LIC की कोई डिमांड नहीं होती कस्टमर्स की। LIC खुद अपने नए नए प्लान्स बनाता है, नए नए प्लान्स लॉन्च करता है। कई प्लान्स फ्लॉप होते हैं, कई प्लान्स बहुत अच्छे चल जाते हैं, लेकिन कस्टमर्स का ज़्यादा इसमें कोई सेटिस्फैक्शन नहीं होता कि नहीं मैं तो बहुत खुश हूँ, मैंने जीवन बीमा करवा लिया। ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, दिस अप्रोच इज़ यून अनसोल्ड गुड्स लाइक लाइफ इंश्योरेंस, फायर फाइटिंग इक्विपमेंट्स एक्सेट्रा। ये इसके एग्जाम्पल्स थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका आ गया है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। मार्केटिंग कॉन्सेप्ट आपका है, इसमें बताते हैं अकॉर्डिंग टू द थियोडोर लेविट, पता नहीं कैसे अंग्रेजों के नाम है। सेलिंग फोकसेस ऑन द नीड्स ऑफ द सेलर एंड मार्केटिंग फोकसेस ऑन द बायर। इसमें बताया गया है, देखिए जो सेलिंग है वो जो है वो सेलर के उस पर फोकस करता है, लेकिन जो मार्केटिंग है वो बायर के उस पर फोकस करता है। यानी कि मार्केटिंग जो है ये फोकस करता है कि जो कंज्यूमर है उसको फाइनली चाहिए क्या। वो ये नहीं देखते कि जो सेलर है वो क्या बना रहा है ना, मार्केटिंग देखती है कि कंज्यूमर को आखिर क्या चाहिए। ठीक है, इसमें बोला है द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज एन elaborative attempt to explain the phenomenon that resides on 4 key issues। 4 key issues क्या क्या हैं? टारगेट मार्केट, कंज्यूमर नीड, इंटीग्रेटेड मार्केटिंग एंड प्रॉफिटेबिलिटी। यानी कि टारगेट मार्केट की अपना प्रोडक्ट कहाँ बेचना है, कौन सी मार्केट को टारगेट करना है, फिर उसमें कंज्यूमर्स की नीड क्या है, ज़रूरत क्या है, उसमें हम लोग क्या क्या प्रमोशनल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं और फिर कैसे प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ये है मार्केटिंग एक्टिविटी। नेक्स्ट है सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। सोशल से समझ जाना चाहिए आपको कि सोशलाइजेशन से रिलेटेड है। इट इज़ द आइडिया दैट अ कंपनी शुड मेक गुड मार्केटिंग डिसीजंस बाय कंसिडरिंग कंज्यूमर्स वांट्स, द कंपनीज रिक्वायरमेंट्स, लॉन्ग टर्म इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एज वेल एज सोसाइटी। यानी कि कंपनी को इस तरीके से काम करना चाहिए ताकि लॉन्ग टर्म तक कंपनी भी चले और साथ में सोसाइटी को भी कोई नुकसान ना हो। यानी कि जैसे अच्छी जगह पे जाके फैक्ट्री लगाना ताकि पेड़ पौधों को नुकसान ना हो, पानी को नुकसान ना हो, यही सब। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट। ये फर्स्ट चैप्टर के ही इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, कोई भी फालतू चीज़ें इसमें नहीं लिखी हैं, जो जो लिखी हैं सब इंपॉर्टेंट है नेट एग्जाम के लिए भी और आपके फाइनल एग्जाम्स के लिए भी। ठीक है, फॉर दिसंबर और जून बोथ। ओके, चलिए द मार्केटिंग प्रोसेस कंसिस्ट 4 स्टेप। मार्केटिंग प्रोसेस में 4 स्टेप्स होते हैं। सबसे पहला, एनालाइजिंग द मार्केटिंग एनवायरनमेंट। एनालाइजिंग मार्केटिंग एनवायरनमेंट यानी कि इट आइडेंटिफाई कंज्यूमर नीड्स, मार्केटर हैज़ टू आइडेंटिफाई मार्केटिंग अपॉर्चुनिटी एंड कंज्यूमर नीड्स इंट्रोड्यूस प्रोडक्ट टू सेटिस्फाई द सेम। यानी कि पहले जो अपना ये है, जो अपना सेलर है, उसे ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कंज्यूमर जो है उसकी नीड क्या, ज़रूरत क्या है, ताकि वो उनकी ज़रूरतों को पूरा कर सके। ठीक है, नेक्स्ट है सेलेक्ट टारगेट मार्केट। यानी कि ये तो नहीं है ना कि आप ठंड के मौसम में और ठंड के मौसम में आइसक्रीम बेच रहे हो। ठीक है,
तो हमको ज़रूरत है कि हम लोग वो मार्केट टारगेट करें जहाँ पे हमारा सेल सबसे ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, डेवलपिंग द मार्केटिंग मिक्स। द थर्ड स्टेप इज डिसाइड मार्केट मिक्स। इट इज़ ईजियर टू डिवाइड मार्केटिंग एक्टिविटीज़ इन 4 पीस। यहाँ पे वही 4 पीस के बारे में क्या है, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रमोशन, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट क्या है, प्रोडक्ट ऐसा बनाओ जो कि कस्टमर की नीड है। प्राइस ऐसा रखो जो कि रीजनेबल हो ताकि कंज्यूमर खरीद सके। प्रमोशन इस तरीके से करो ताकि प्रोडक्ट की हर नॉलेज हो कंज्यूमर को और वो इच्छा करे उसे खरीदने की। जैसे जैसे कि आपका साबुन के ऐड करते हैं हमारी हीरोइंस, तो वो क्यों करती हैं, ताकि लोग जल्दी से उस साबुन को खरीद ले, इसलिए। नेक्स्ट, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो आसान हो सके। आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं जैसे बोट्स हो गया और लीफ हो गया, ये जो इंस्ट्रूमेंट्स के ब्रांड्स हैं जैसे कि हेडफोन्स वगैरह, ये लोग क्यों इतने चल गए, क्योंकि ये लोग घर पे सीधा सीधा साइट से खरीदे जाते हैं और डायरेक्ट घर पे डिलीवरी करते हैं, यानी डिलीवरी में कोई इशू नहीं होती है, और बाई चांस कोई ख़राबी हो गई तो घर से रिसिप्ट हो जाता है, फिर डिलीवर हो जाती है। तो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, ये बहुत मेन रोल निभाता है किसी भी प्रोडक्ट को सेल करने में। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग, यानी कि एट फोर्थ स्टेज मार्केटिंग प्लान इज टू बी इम्प्लीमेंटेड, यानी जो हमने प्लान किया उसे इम्प्लीमेंट करना है। एंड इट इंक्लूड्स अराउंड एग्जीक्यूटिंग द स्ट्रेटजी एंड रिसोर्सेज फॉर अचीविंग द मार्केटिंग गोल्स और टारगेट्स, यानी कि इसमें हमें सारे हमने जो प्लान्स बनाए उसे हमें इम्प्लीमेंट करना है और जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको अच्छे तरीके से यूज़ करना है ताकि हम प्रॉफिट बना सकें, ठीक है, और हमारे गोल्स को यूज़ कर सकें, गोल्स को पा सकें। चैप्टर 2, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग एनवायरनमेंट क्या है, आइए जानते हैं। मार्केटिंग एक्टिविटीज़ आर इन्फ्लुएंस बाय सेवरल फैक्टर्स, यानी कि जो मार्केटिंग की एक्टिविटी, मार्केट में हम जितनी एक्टिविटीज़ करते हैं ना वो इन्फ्लुएंस होती हैं। किन वजहों से होती है, आइए देखते हैं। मार्केटिंग एनवायरनमेंट डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। मार्केटिंग एनवायरनमेंट को 2 पार्ट्स में बांटा गया है। सबसे पहला माइक्रो एनवायरनमेंट और मैक्रो एनवायरनमेंट। तो माइक्रो एनवायरनमेंट में हम पढ़ते हैं, इट इंक्लूड्स दस एनवायरमेंटल फैक्टर्स आर इन प्रॉक्सिमिटी, दीज आर ऑल्सो द ग्रुप्स ऑफ पीपल हु अफेक्ट द कंपनीज प्रोस्पेक्ट डायरेक्टली। याद रखना, माइक्रो एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट है जिसमें लोग डायरेक्टली हमारी कंपनी की चीज़ों को अफेक्ट करते हैं डायरेक्टली, और मैक्रो एनवायरनमेंट वो है जो इनडायरेक्टली करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है, सबसे पहले जो इफेक्ट करते हैं वो है ऑर्गेनाइजेशनल इंटरनल एनवायरनमेंट, यानी कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर के ही लोग, जैसे टॉप मैनेजमेंट, मिडल मैनेजमेंट लेवल और रिसर्चर्स, फाइनेंस आपस में लड़ भिड़ जाएं और कंपनी का बंटाधार कर दें, ये उसके बारे में बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट, सप्लायर्स, यानी कंपनी के जो सप्लायर्स हैं वो सही से काम ना करें, हम जो रेट दे रहे हैं उन खुशी ना हो, सामने सामान ले जाना बंद कर दें, इन सब के बारे में बताया गया। मार्केट इंटरमीडिएटर्स, देखो इंटरमीडिएटर बहुत सारे होते हैं, एजेंट्स होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, बहुत सारे जो इंटरमीडिएटर्स होते हैं ना, एक प्रोडक्ट को एक प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक जाने में बहुत सारे मीडिएटर्स होते हैं। जब ये लोग अड़ंगे डालने लगते हैं ना, तो एक प्रोडक्ट जो है उस कंज्यूमर तक नहीं जाएगा, तो तब तक में कंज्यूमर थोड़ी ना वेट करे, कंज्यूमर दूसरे प्रोड्यूसर के पास चले जाता है, तो इसलिए ये सब चीज़ें बहुत अफेक्ट करती हैं एक प्रोडक्ट की सेलिंग को, ठीक है। मार्केटिंग इंटरमीडिएटर्स हो गया कस्टमर्स ऑल्सो अफेक्ट मार्केटिंग बाय चेंजिंग नीड्स, यानी कि एक कंज्यूमर था जो कोका कोला बड़ा पसंद करता था, लेकिन आज वो कंज्यूमर मिरिंडा बहुत पसंद करता है, तो इसकी सेल तो गई ना, कंपनी बंद हो गई, तो इसलिए कंज्यूमर की नीड भी बहुत अफेक्ट करती है एक उसको, ये सब लोग डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं एक कंपनी के एनवायरनमेंट को, ठीक है। नेक्स्ट, कॉम्पिटिटर्स कैसे, आज मैं अच्छा भला अकेला यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स बेचता था, लेकिन अब 4 कंपनियाँ और कहा कि पहले कोका कोला चलता था, अब मिरिंडा, लिम्का, माजा, अब ये जितना 100% कमाता था अब ये सब लोग भी कमा रहे हैं, तो इसका कम हो गया ना, तो यानी सब लोगों ने अफेक्ट कर दिया, ठीक है। आप लोगों को एक बात क्लियर कर दूं कि जो आंसर्स हैं ये पॉइंट टू पॉइंट हमने आंसर्स आप लोगों को समझाने के लिए लिखे हैं, और इन आंसर्स को ये नहीं कि आप जाकर के एग्जाम में लिख के आ जाए, नहीं, ये आपको समझाने के लिए हैं, ठीक है। तो आप इन क्वेश्चंस को और इन आंसर्स को एक बार अच्छे से समझ लीजिए, और फिर आप उसके बाद अपने आंसर्स को लिख भी सकते हैं, और आपको बुकिश लैंग्वेज लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। एंड फॉर नेट एग्जाम्स आपको बीच बीच में हम जो क्वेश्चंस बता रहे हैं वो आप जरूर लिखें, और याद रखें ये जो नोट्स हैं ये सारे हैंडमेड नोट्स हैं, तो आपको भी हैंडमेड नोट्स ही बनाने पड़ेंगे। मैं आपको ये पीपीटी दे सकता हूँ पर उसका कोई फायदा नहीं है, आपको ये खुद हैंड नोट्स बनाने पड़ेंगे, ताकि क्योंकि हैंड नोट्स बनाने से आधे से ज़्यादा तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। सो प्रिपेयर योर हैंड नोट्स, ओके। तो अब हम लोग हमारा पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट, ठीक है। सेकंड नंबर इज मैक्रो एनवायरनमेंट। आइए,
तो मैक्रो एनवायरनमेंट में हम लोग देखते हैं इट रेफर्स टू 10 फैक्टर्स विच एक्सटर्नल अफेक्ट कंपनी एक्टिविटीज़ एंड डोंट कंसर्न इमीडिएट एनवायरनमेंट, यानी जो डायरेक्टली हमारे बिजनेस को अफेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन अफेक्ट करते हैं बट डायरेक्टली नहीं, इनडायरेक्टली करते हैं, और जो बाहर की तरीके से होता है। अब वो कैसे फैक्टर्स है ये देखते हैं। सबसे पहला है डेमोग्राफिक फैक्टर्स फोर्सेस। डेमोग्राफिक फोर्सेस, द मार्केटर इज टू मॉनिटर पॉपुलेशन, मार्केटर आर इंटरेस्टेड इन द साइज एंड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एजुकेशनल लेवल्स, हाउस होल्ड पैटर्न्स एंड रीजनल कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो एक बिजनेसमैन को है ना ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो पॉपुलेशन नंबर है वो कितना है और वो लोग कितने एजुकेटेड हैं, ठीक है, और साथ में वो लोग किस धर्म को बिलोंग करते हैं, किस रीजन को बिलोंग करते हैं। फॉर एग्जांपल अब मान लो कि लिशियस है, लिशियस आप सबको पता होगा एक मीट की शॉप है, ठीक है। लिशियस जो है मीट की मतलब एक वेबसाइट है, उस पर मतलब मीट बेचा जाता है। तो लिशियस जो है वो उसकी टारगेट मार्केट कौन से वो होंगे, कौन से लोग होंगे जो कि मीट पसंद करते हैं। लेकिन अब वो लोगों को तो वो टारगेट नहीं करेगा ना जो लोग मीट खाते ही नहीं है, जैसे ब्राह्मण हो गए या पंडित हो गए, उन लोगों को तो वो टारगेट ही नहीं कर सकता क्योंकि वो लोग खाते ही नहीं है, तो क्या फ़ायदा उन पर टाइम वेस्ट करके, है ना। तो इसलिए ये सब चीज़ें देखना बहुत ज़रूरी है कि ये कितनी पॉपुलेशन के हिसाब से हम लोग कितना वाइडर स्प्रेड कर सकते हैं ताकि प्रॉफिट कमा सकें इन सब चीज़ों के लिए। नेक्स्ट है इकोनॉमिक फोर्सेस। It affects spending power of people. Further economic development and growth affects the product choice of customer. For example, drop in interest rate result in drop of in investments. या देखो फॉर एग्जाम्पल अभी एफडी का रेट जो चल रहा है ना इस समय 6.5 चल रहा है, ठीक है। किसी भी बैंक में देखोगे 6 या 6.5 के आसपास चल रहा है, तो इसलिए लोग ज़्यादा एफडी कर रहे हैं। लेकिन आज से 1 साल पहले जो एफडी रेट्स थी वो 5.5% थी, तो 5.5% की वजह से लोग ज़्यादा एफडी नहीं कर रहे थे। और फॉर एग्जाम्पल अब जैसे प्याज है, प्याज ले लो मामूली सा है। अभी एक बार बीच में प्याज का प्राइस इतना चला गया था 100 रुपये केजी हो गया था ना, तो लोग क्या है सब्जी में एक की जगह आधा प्याज डालने लग गए थे, ठीक है। तो इसलिए प्राइस से यानी कि जो लोगों की जेब है उसके हिसाब से भी हमें काम करना पड़ता है। जो इकोनॉमिक स्ट्रक्चर है, जो इकोनॉमिक में काम चल रहा है इस समय, उसके हिसाब से करना पड़ता है, वरना हम लोग लॉस में जा सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा फिजिकल फोर्सेस। फिजिकल फोर्सेस इट इंक्लूड्स Earth's natural renewable and non-renewable resources. Natural renewable resources are forest, sea, etc. Non-renewable resources are oil, coal, minerals. देखो फिजिकल सोर्सेज क्या हैं। फॉर एग्जांपल पेट्रोल पंप है, पेट्रोल पंप में हम लोगों का यूज़ होता है ऑयल, कोल, मिनरल्स, लेकिन ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। तो एक दिन अगर पेट्रोल के ये जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज अगर ये ख़त्म हो गए तो उसके बाद हमें पेट्रोल मिलना ही बंद हो जाएगा, गाड़ियों का धंधा बंद हो जाएगा। तो इसलिए ये फिजिकल फोर्सेस भी हमको बहुत अफेक्ट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा टेक्नोलॉजिकल फोर्सेस। दिस इंक्लूड्स ऑल डेवलपमेंट्स फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड सर्जरी टू न्यूक्लियर मिसाइल्स एंड केमिकल वेपन्स टू ऑटो मोबाइल्स एंड क्रेडिट कार्ड्स। इसका मतलब है कि जितनी भी टेक्नोलॉजिकल है ना इक्विपमेंट्स हैं, जो भी नई टेक्नोलॉजी है वो भी हमारे बिजनेस को अफेक्ट करती है। जैसे मान लो अभी सारा बिजनेस ई कॉमर्स पे चल रहा है, ई कॉमर्स पे काफ़ी वेबसाइट चल रही है, लेकिन किसी दिन मान लो 5-6 दिन तक के लिए नेटवर्क क्रैश हो जाए तो उनका बहुत लॉस होगा। इस तरीके से अभी हाल ही में आपने सुना होगा फेसबुक का, बीच में फेसबुक या व्हाट्सअप जो है वो 15 मिनट के लिए चलना बंद हो गया था, जिसकी वजह से जो मेटा के वो हैं उनको बहुत लॉस हुआ था। तो ये इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, ठीक है। नेक्स्ट है पॉलिटिकल फोर्सेस। इट इंक्लूड्स ऑल लॉज, गवर्नमेंट एजेंसीज एंड ग्रुप्स दैट इन्फ्लुएंस आवर लिमिट अदर ऑर्गेनाइजेशंस विद इन अ सोसाइटी। यानी कि पॉलिटिकल का मतलब है जो भी लॉज एंड रेगुलेशंस हैं जो हमें सिखाते हैं कि नहीं आपको ये काम नहीं करना है, आपको ये काम नहीं करना है। फॉर एग्जांपल कोई मूवी बन रही होती है, उस मूवी पर रूल्स एंड रेगुलेशंस बना देते नहीं, आप इसमें ये गालियाँ नहीं लिख सकते हो, सेंसर बोर्ड होता है ना, तो इसलिए ये सब चीज़ें हमको रोकती हैं। नेक्स्ट है कल्चरल एनवायरनमेंट। It includes institutions and basic values and beliefs of a group of people. Values are also categorized into core beliefs which pass from one generation to another generation. देखो क्या है, जो कल्चर होता है ना लोगों का कल्चर, उसके आप अगर कोई प्रोडक्ट बेच रहे हो और कोई प्रोडक्ट ऐसा है जो उनके कल्चर को यानी कि उनके सेंटिमेंट्स को हेट कर रहा है, तो आप उस प्रोडक्ट को नहीं बेच सकते हैं। क्यों? क्योंकि लोग उसके खिलाफ खड़े हो जाएंगे, ठीक है। और आजकल तो इसका सब बहुत एग्जाम्पल देखने को मिल रहा है, आजकल तो टाइम इस चीज़ का चल रहा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड। एक्सप्लेन वेरियस गवर्नमेंट रेगुलेशंस दैट अफेक्ट द मैच्योरिटी मार्केटिंग डिसीजन इन इंडिया। अब यहाँ पे उन लॉज के बारे में हम लोग पढ़ेंगे जिनको गवर्नमेंट ने बनाया है ताकि वो एक मार्केटिंग को, एक बिजनेस को अफेक्ट कर सकें। और क्यों कर सके, ये क्यों बनाए गए हैं, ये जनरल पब्लिक जो है उनको मद्देनज़र रखते हुए बनाए गए हैं ताकि उनको किसी तरह की परेशानी ना हो, ठीक है।
चलिए सबसे पहले, क्योंकि देखो आगे मैं बताऊंगा जैसे जैसे हम लोग लॉस पढ़ेंगे। सबसे पहला है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। A contract is an agreement enforceable at law between two or more persons by which rights are acquired by one or more act or the part of the other or others. It also provides provisions for the creation of an agency and the rights and duties of a principal and an agent. देखो सिंपल सी बात है, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का मतलब ये है कि दो या दो से ज़्यादा लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। उस कॉन्ट्रैक्ट में बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं कि इनके कितने कितने हिस्से होने चाहिए, मतलब कितना इनको प्रॉफिट मिलना चाहिए और कितना काम होना चाहिए। और इसमें ये भी डिफाइन किया जाता है जो बिजनेस है उसकी क्या एंटिटी रहेगी, उसकी क्या लिमिटेशंस रहेंगी, उसकी क्या पावर्स रहेंगी, ये सब चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट में डिफाइन करी जाती हैं। गवर्नमेंट कहता है कि ये सब मुझे एक कागज़ में, एक कॉन्ट्रैक्ट में, एक पर्टिकुलर कॉन्ट्रैक्ट में, डीड में मुझे सबको डिफाइन करके दो, वरना आप लोगों का बिजनेस इनलीगल है। ठीक है, नेक्स्ट है सेल्स ऑफ गुड एक्ट, सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 that governs the transaction of sales and purchase. It defined as a contract whereby the property in goods is transferred for a price by the seller to buyer. It also lays down rules about passing of property in goods, the rights and duties of buyer and seller. देखो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में सीधी सीधी बात है, इसमें एक आइटम का सेल और परचेज दिखाया जाता है। देखो इसमें ज़्यादातर है ना महंगे आइटम्स आते हैं। फॉर एग्जांपल हमने कोई फ्लैट बेच दिया, ठीक है, जब हम कोई फ्लोर, कोई घर, कोई प्लॉट बेचते हैं तो उसमें हम लोग सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 के तहत एक अच्छे से एग्रीमेंट बनाते हैं कि हाँ अब ये जो प्रोसेशन है ये इस ऑनर से उस ऑनर को दिया जा रहा है। ठीक है, और इसमें कोई भी तरह की दिक्कत आके कल को वो आदमी उसे परेशान ना करेगा, भैया मैंने तो बेचा ही नहीं तेरे को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट द प्रिवेंशन ऑफ फूड अडल्ट्रेशन एक्ट। इसके नाम से आपको पता लग जाना चाहिए ताकि जो खाना है वो मतलब कोई खाने के आइटम्स है, फॉर एग्जांपल कुरकुरे हो गया, ठीक है, या फिर एक सबसे बड़ा एग्जांपल है आपका स्माइलीज, मकिन्स स्माइलीज जो है एक फ्रीजिंग आइटम है जिसको आप लोग तल के बनाते हैं, राइट। तो वो उसमें कोई ऐसा आइटम ना मिला हो जिसकी वजह से किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाए। अगर ऐसा होता है कि उसको खाने से किसी आदमी की तबीयत खराब हो जाए तो कंपनी बंद हो सकती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द कंपनीज एक्ट 1956। इट्स अ पीस ऑफ लेजिस्लेशन विच हैज़ फॉर रीचिंग effects on business by regulation of the organization and functioning of companies with more than 650 sections. It is the longest legal enactments. Listen, क्या है, कंपनीज एक्ट जो है ना वो कंपनीज को मद्देनजर रखते हुए बनाया गया है। इसके अंदर 650 सेक्शन से भी, याद रखना नेट एग्जाम वाले बच्चों याद रखना, 650 सेक्शन से भी ज़्यादा 650 सेक्शंस का ये जो कंपनीज एक्ट है बनाया गया है और ये लॉन्गेस्ट लीगल एनेक्टमेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है द ट्रेडमार्क्स एक्ट 1999। ट्रेडमार्क मतलब जब हम किसी भी चीज़ को अपने नाम से रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि कोई और उसको ना यूज़ कर सके। फॉर एग्जांपल जैसे हमारा नाम वीके स्मार्ट क्लासेस, हमने इसको अपने नाम से रजिस्टर करा रखा है ताकि कोई इसको यूज़ ना कर सके अपने नाम से। क्यों? क्योंकि एक बिज़नेस का जो नाम होता है ना वो उसकी सबसे बड़ी गुडविल होती है, एक नाम की भी कीमत होती है। ठीक है, it deals with trade and merchandise marks registered under this act. A mark includes a device, brand, heading, label, ticket, name, signature, word, shape of goods, packaging, etc. ठीक है, यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो यूनिक हो, जो उस कंपनी की पहचान बनाती हो, वो लोग उसको ट्रेडमार्क पे अपना रजिस्टर करवा लेते हैं ताकि कोई उस कंपनी का नाम यूज़ करके अपने पास प्रॉफिट ना बना सके, यानी उनको धोखा ना दे सके। नेक्स्ट द पेटेंट्स एक्ट। Provisions of this act are attracted especially where the company intends to produce patented products. A partner's is the exclusive right to own, use and dispose of an invention for a specified period. The patent is granted by the central government to the first inventor or his legal representative. देखो कोई कंफ्यूज मत हो ना, जो ट्रेडमार्क होता है और जो पेटेंट होता है इनमें क्या डिफरेंस होता है। ट्रेडमार्क का मतलब होता है किसी तरह का नाम, लोगो, डिवाइस या फिर कोई कोई की पैकेजिंग, कोई किसी तरह का मतलब पहचान करने वाली चीज़ जिसे हम अपने नाम कराते हैं। और पेटेंट क्या होता है? पेटेंट का मतलब होता है हमने रिसर्च करके, सालों तक रिसर्च करके, फॉर एग्जाम्पल रोबोट मूवी देखी है, रोबोट मूवी में जो चिट्टी रोबो बनाया गया था उसका उसने पेटेंट ले लिया था। क्यों उसका पेटेंट इसलिए ले लिया था? ताकि उसकी जो फॉर्मूलाज है उनको कॉपी करके कोई अपने पास प्रॉफिट ना बना सके, इसलिए उसने उसका पेटेंट लिया। पेटेंट लेने के बाद कोई भी आपके बनाए हुए फॉर्मूलाज को यूज़ करके अपना प्रॉफिट नहीं बना सकता है जब तक कि आप उसे परमिशन ना दो, जब तक कि वो आपको रॉयल्टी ना दे। ठीक है, रॉयल्टी क्या होती है? फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अभी आजकल पुराने गानों के नए रीमेक गाने बन रहे हैं, राइट। तो वो लोग क्या करते हैं, पुराने गाने जिन्होंने गाए उनको रॉयल्टी वगैरह देते हैं। जो कंपनी ने पुराने गाने बनवाए थे उनको वो लोग रॉयल्टी देते हैं, कुछ परसेंट देते हैं अपनी आज की कमाई का। ठीक है, नेक्स्ट
द एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट 1955, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट है ये। इसका साफ साफ सीधा मतलब ये है, जो एसेंशियल कमोडिटीज़ फॉर एग्जांपल वीट, ठीक है, राइस, दाल, मतलब ये वो कमोडिटीज़ हैं जिनके प्राइस को है ना कोई अपनी मर्जी से नहीं बना सकता। ये नहीं कि आप सबको पता है कि आटा लोगों के लिए बहुत ज़रूरी, भाई आटे की रोटी खाएंगे तभी ना जिएंगे। लेकिन आटा जो है उसका प्राइस ये थोड़ी ना कि आप आज कर दो 1 किलो आटा इज इक्वल्स टू 500 रुपये, क्योंकि भाई ज़रूरी आइटम है तो प्रॉफिट के चक्कर में कर दो, नहीं। गवर्नमेंट ने साफ साफ रूल लगाया, जो एसेंशियल गुड्स हैं उन पे आप हद से मतलब एक लिमिट तक ही प्राइस बना सकते हो, एक स्टैंडर्ड लिमिट तक ही प्राइस आप लगा सकते हो। और साथ में गवर्नमेंट उनसे खरीद के जो ये कोटा में जो गेहूँ आटा चावल ये जो सब चीज़ें मिलती हैं वो गवर्नमेंट इसीलिए तो देती है ताकि एसेंशियल कमोडिटीज़ गरीब से गरीब आदमी को मिल सके, ठीक है। नेक्स्ट, अब हमारा आ गया है चैप्टर 4, बायर बिहेवियर। वट डू यू मीन बाय बायर बिहेवियर? वाई स्टडी ऑफ बायर बिहेवियर इज इंपॉर्टेंट फॉर मार्केटर। सबसे पहले मैं बता दूं, बायर बिहेवियर का मतलब है एक बायर, यानी कि हम जो एक मटेरियल को खरीद रहे हैं उनका किस तरह का बिहेवियर होता है और उसको स्टडी करना क्यों ज़रूरी होता है। बाहर देखो, बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस हैं, हम लोगों को बहुत आराम से बस सही समझना है और हम लोगों के एग्जाम्स में सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से जाएंगे। Buyer behavior is the study of how individuals make decisions to spend their available resources. It includes study of what they buy, where they buy, how often they buy and how much they buy. यानी कि एक मार्केटर इसमें ये सीखता है कि जो एक बायर है वो एक मटेरियल को, यानी मान लो एक बच्चा है वो एक कुरकुरा खरीदता है, वो कुरकुरे क्यों खरीदता है, कब कब खरीदता है, किस लिए कितनी बार खरीदता है, कितने पैकेट खरीदता है, ताकि वो उस हिसाब से अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सके, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया होगा, कोई आई डोंट थिंक कोई इश्यू है इसमें, बहुत सिंपल बात है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ये है, कंज्यूमर बिहेवियर इज द प्रोसेस बाय विच इंडिविजुअल्स डिसाइड वेदर व्हाट व्हेन फ्रॉम वेयर फ्रॉम एंड हाउ मच टू बाय। यानी कंज्यूमर बिहेवियर, एक कंज्यूमर का वो बिहेवियर है, वो डिसाइड करता है कि कब, कहाँ, कैसे, क्यों और कितना खरीदना है एक प्रोडक्ट को, ठीक है। नेक्स्ट, इट कंप्राइजेस बोथ मेंटल एंड फिजिकल एक्टिविटीज़ ऑफ अ कंज्यूमर। इसमें कंज्यूमर की मेंटल और फिजिकल एक्टिविटी, देखो ये सब चीज़ें बताने की ये सिंपली उन्हीं चीज़ों को कैरेक्टराइज किया गया है कि एक कंज्यूमर है वो दिमाग से और शरीर से ये सोचता है मैं क्या खरीदूं, क्या ना खरीदूं, कितना खरीदूं, कब कब खरीदूं। मान लो हम लोग 10 किलो आटा खरीदते हैं 1 महीने के लिए, लेकिन वही आज हम लोग 10 किलो आटा खरीद, लेकिन वही कोई और जो है वो 20 किलो आटा खरीदता है। वो उसकी रिक्वायरमेंट है, हमारी रिक्वायरमेंट, हमारी फैमिली में 4 लोग हैं, हम 10 किलो खरीदते हैं, उनकी फैमिली में 10 लोग हैं इसलिए वो 20 किलो खरीदते हैं, ठीक है। चलिए, इट इज़ वेरी डायनेमिक एंड इट इन्वॉल्व बोथ साइकोलॉजिकल एंड सोशल प्रोसेस। बहुत सिंपल है। चलिए नेक्स्ट, इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो कंज्यूमर बिहेवियर को सीखना क्यों इंपॉर्टेंट है? मॉडर्न मार्केट इज कंज्यूमर ओरिएंटेड। मॉडर्न मार्केट, याद रखिए, मॉडर्न मार्केट यहाँ पे 2 तरह की मार्केट है। जो पुरानी मार्केट हुआ करती थी, यानी पहले जो लोग हैं ना, जो पहले प्रोड्यूसर्स हुआ करते थे, वो बस बनाते थे और बेचते थे। कंज्यूमर क्या है, कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट क्या है, ऐसा कुछ नहीं वो लोग ध्यान रखते थे। लेकिन फिर चीज़ें बदली, टाइम बदला, लॉज बदले, और उसके बाद आज की जो मार्केट है वो कंज्यूमर ओरिएंटेड हो गया। यानी जो कंज्यूमर को चाहिए वो आपका जो है, क्योंकि आज मार्केट में कंपटीशन बहुत है ना। आज एक टूथपेस्ट जो है वो 10 तरह की कंपनियां बेच रही हैं। कॉलगेट भी बेच रहा है और आपका ये पेप्सोडेंट भी बेच रहा है, आपका ये रामदेव बाबा भी बेच रहे हैं। तो इसलिए कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि लोग अब कंज्यूमर ओरिएंटेड मार्केट बन गए हैं। जो कंज्यूमर को पसंद आता है उस हिसाब से वो लोग चीज़ें बनाते हैं। सबसे पहले आपका प्रोडक्शन पॉलिसीज़। द स्टडी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर एनेबल्स एन एंटरप्राइज टू प्लान एंड डेवलप इट्स प्रोडक्ट। मान लो एक कंज्यूमर है ना, वो कंज्यूमर जो है वो आपका जो कोका कोला है वो बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रहा है, तो उस हिसाब से वो लोग, जो कंपनी है वो कोका कोला को ज़्यादा बनाएगी और जो मिरिंडा है उसको कम बनाएगी, क्योंकि उसका कंजप्शन कम हो रहा है। यानी कि कंज्यूमर बिहेवियर को स्टडी करने की वजह से जो प्रोडक्शन में है उसमें हेल्प मिली कि हमें क्या ज़्यादा बनाना चाहिए, क्या ज़्यादा नहीं बनाना चाहिए। प्राइस पॉलिसीज़। द बायर और ऑफ सम प्रोडक्ट्स परचेज ओनली बिकॉज पर्टिकुलर आर्टिकल्स आर चीपर देन द कॉम्पिटिटिव आर्टिकल्स। देखो सिंपल सी बात है, कंज्यूमर वो खरीदेगा जो उसको सही लगेगा। आज के टाइम पे जो मैगी है वो 14 रुपए की बिक रही है, ठीक है। और जो ये आपका ये है एक मैगी की तरह एक और आइटम आता है, यिप्पी नूडल्स जो है वो 10 रुपए का मिलता है। तो जो प्राइस देखने वाला बंदा वो तो कहे भाई मुझे तो नूडल्स ही खाने हैं, तो फिर उसमें क्या फ़र्क पड़ता है कि मैं मैगी लूँ या यूपी नूडल्स लूँ, तो वो 10 रुपये वाला आइटम ले लेगा। लेकिन जो क्वालिटी देखेगा वो 14 यानी मैगी देख लेगा। तो इस क्वालिटी इन द सेंस मतलब मैगी को ले लेगा, अगर वो मैगी का नाम बड़ा है उसको पसंद है तो वो मैगी ले लेगा। तो इसलिए यहाँ पे कंज्यूमर का जो बिहेवियर है वो प्राइस को भी बहुत
अफेक्ट करता है। डिसीजन रिगार्डिंग चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दस गुड्स विच आर सोल्ड एंड परचेज सोलली ऑन द बेसिस ऑफ लो प्राइस मस्ट हैव चीप एंड इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स एंड सम रिक्वायर आफ्टर सेल सर्विस हैव डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। देखो सबसे बड़ा इसका एग्जाम्पल है बोट। बोट सबसे बड़ा एग्जाम्पल है इसका, क्योंकि बोट ने क्या चालू किया, हेडफोन्स वगैरह जो बेचने चालू किए। अगर आप वेबसाइट से जाकर परचेस करो तो डायरेक्टली आपको घर तक डिलीवर करते हैं, ठीक है, और उसमें कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज नहीं जोड़ा जाता है। हालांकि जो उसका चार्ज है वो लोग ऑलरेडी जो उनके प्राइसेस होते हैं 1299 उसमें इंक्लूडेड होते हैं, लेकिन वो लोग क्या है आपके सामने दिखाते हैं फ्री डिलीवरी। जितनी भी ऑनलाइन वेबसाइट्स आपको अट्रैक्ट करने के लिए दिखाया जाएगा, यू कैन ग्रैब फ्री डिलीवरी विद इफ़ यू परचेज विद इन 30 मिनट्स, यू कैन ग्रैब 5% डिस्काउंट इफ़ यू परचेज विद इन 30 मिनट्स। तो ये सब तरीके हैं आप लोगों को वो करने के। और एक कंज्यूमर जो है ना वो डिलीवरी को बहुत महत्व रखता है। आजकल अमेजोन और फ्लिपकार्ट से ज़्यादातर आइटम क्यों आ रहे हैं, लोग मार्केट नहीं जाना चाहते हैं, बहुत थके हुए लोग हैं, ठीक है। पहले के लोग लंबी लंबी चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी कर लेते, लेकिन आजकल लोग बहुत थके हुए हैं, लोग कहीं जाना नहीं चाहते हैं, तो इसलिए आजकल फ्लिपकार्ट अमेजोन बहुत ज़्यादा चल गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है डिसीजन रिगार्डिंग सेल्स प्रमोशन, यानी कि सेल्स प्रमोशन से रिलेटेड डिसीजंस लेने में भी कंज्यूमर का बिहेवियर बहुत मदद करता है। इट एनेबल्स द प्रोड्यूसर टू नो व्हाट मोटिव प्रॉम्प्ट्स कंज्यूमर टू मेक परचेज एंड द सेम आर यूटिलाइज्ड इन एडवर्टाइजिंग मीडिया टू अवोकन डिजायर टू परचेज। सबसे बड़ा एग्जांपल इसका है मिल्क। ये लोग क्या करते हैं, कंज्यूमर बिहेवियर देखते हैं कि मिल्क किस लिए लिया जा रहा है। देखो मिल्क किस लिए लिया जाता है, सबसे पहली बात बच्चों को पिलाने के लिए, ठीक है। और फिर मिल्क किस लिए लिया जाता है, उस मिल्क की मलाई, जो मलाई है उसको यूज़ में लाया जाता है। मिल्क में हल्दी डाल के लोगों को पिलाने में दिया जाता है ताकि उनकी सेहत बने। तो ये सब चीज़ें जब स्टडी करते हैं ना, तो जो लोग एडवर्टाइजमेंट वगैरह बनाते हैं अपने ब्रांड को फेमस करने के लिए, तो उसमें ये लोग यही डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल पारस मिल्क है, पारस मिल्क ने सलमान खान के साथ एडवर्टाइजमेंट किया था घी का, पारस घी का, कि इससे बनाओ तो तुम पहलवान बन जाओगे। तो इसलिए ये सब चीज़ें जो है ना सब कुछ स्टडी करने के बाद की जाती हैं, जिससे इनको फ़ायदा भी होता है। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा मास्लोस हायरार्की ऑफ नीड थ्योरी। देखो बहुत सिंपल है ये, हमने बहुत पहले पढ़ा था। एक मास्लो थे, अब्राहम मास्लो, उन्होंने ना नीड के हिसाब से जो थ्योरी है फिजिकल और सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स को, उनको एक लेवल वाइज बनाया था। तो आ जाओ लो से हायर तक पढ़ते हैं, ठीक है, लो से हायर तक पढ़ते हैं। सबसे पहले होता है फिजियोलॉजिकल नीड। तो फिजियोलॉजिकल नीड में क्या क्या आता है कि जैसे जो ज़रूरत की चीज़ें जीने के लिए, पानी, खाना, सोना, ये सब चीज़ें फिजियोलॉजिकल नीड्स में आता है। देखो ये मैं इसलिए बता दे रहा हूँ आपको ताकि याद रहे, क्योंकि ये नेट एग्जाम वालों के लिए ज़रूरी है, हो सकता है इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ जाए, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सेफ्टी नीड्स, यानी कि जब हमको ये रिक्वायरमेंट्स पूरी हो जाती है फिर हम लोगों को चाहिए होता है कि हम लोग बचे रहिए, नहीं कि कोई चोर आए हमारे छाती में चाकू मार के चला जाए। इसके बाद है सोशल नीड्स। जब सेफ्टी भी हमारी हो जाती है, सोशल नीड्स मतलब लोगों से इंटरेक्ट करना। हम लोग घर पे सिर्फ एक कमरे के अंदर बैठे नहीं रह सकते ना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है, वरना एक आदमी पागल हो जाएगा। नेक्स्ट है एस्टीम नीड्स, इट डिफाइंड एज सेल्फ रिस्पेक्ट और सोशल स्टेटस, यानी कि जब लोगों के पास ये सब तीन चीज़ें आ जाती है ना, तो चौथा लेवल आता है अपने आप को बड़ा दिखाना। यानी कि फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग थे वो पहले बड़े गरीब हुआ करते थे, ठीक है, फिर वो लोग अमीर हो गए। जब गरीब हुआ करते थे तो वो लोग चाहे ज़मीन पे बैठे, चाहे उनको थाली में दो, चाहे उनको पत्तल में दो, चाहे उनको कटोरी में दो, खाना वो लोग खा लेते थे। लेकिन जब वो लोग अमीर हो गए तो वो लोग इतने सफिस्टिकेटेड हो गए कि मतलब उनको कहीं जाना है तो गाड़ी में बैठ के जाना है, उनको खाना खाना है तो चांदी की थाली में ही खाना है, उनको पानी पीना है तो ग्लास में ही पीना है, और वो भी फ़िल्टर वाटर ही पीना है। तो इस तरह की लोगों की चेंजेस होती है लाइफ के साथ। नेक्स्ट है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ये वो नीड है, ये कभी भी ख़त्म नहीं होती है। देखो इसका मतलब है एक आदमी था, वो पहले अकाउंट्स की जॉब करता था, फिर वो बन गया फाइनेंशियल एग्जीक्यूटिव, उसके बाद वो बन गया CEO ऑफ द कंपनी। लेकिन अब CEO बनने के बाद भी उसका मन नहीं भरेगा, वो आगे और अपॉर्चुनिटीज़ लेना पसंद करेगा, क्योंकि ये डिज़ायर जो है कभी ख़त्म नहीं होती। आप चाहे जितना पैसा कमा लो, आपको लगेगा आपने कम ही कमाया है, ठीक है। ऐसी किसी की सोच नहीं कि आज मैंने 1 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, चलो अब मैं जाऊँ गाँव में जाकर खेती करूँगा, ऐसा नहीं है। सब लोग 1 करोड़ कमाए तो उसके मन में और लालच होगा मैं अब 2 करोड़ कमाऊँ, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा चैप्टर है मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन। ये थोड़ा धुंधला है पर मैं बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। आप लोग इसे लिख भी सकते हैं, आप लोग नोट्स बनाइए, नोट्स बनाएंगे तभी आप लोगों को ये क्वेश्चंस याद होंगे, वरना इस वीडियो का कोई फ़ायदा नहीं है। चलिए नेक्स्ट इसका क्वेश्चन है मार्केट्स एंड मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, आइए पढ़ते हैं। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, ऑल्सो डिस्क्राइब कैरेक्टरिस्टिक्स। यानी ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट क्या है। All individuals and companies who purchase goods and services are for some use
other than personal consumption are called organizational markets. They have fewer buyer but purchase amount is for great. देखो सिंपल सी बात है, क्या होता है ना, ये ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट क्या है, वो मार्केट जहाँ पे आइटम्स को एक बिजनेस वाला या एक एजेंट या फिर कोई होलसेलर खरीदता है एक बड़े अमाउंट में, फिर वो जा करके उसको छोटे छोटे चीज़ों में बेचता है। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, एक मिल्क कंपनी, एक दूध की फैक्ट्री है, ये दूध की फैक्ट्री है, ठीक है। इस दूध की फैक्ट्री से तीन डिस्ट्रीब्यूटर जो दूध को बेचना चाहते हैं वो लोग खरीदेंगे 500 लीटर दूध खरीदेंगे, ठीक है। 500 लीटर दूध खरीदेंगे, फिर ये तीनों ले जा करके किसी को 1 लीटर, किसी को 2 लीटर, किसी को 3 लीटर, किसी को 4 लीटर, ऐसे करके दूध बेचेंगे। तो जो ये लोग खरीदते हैं ना, ये लोग जो 500 लीटर इससे खरीद रहे हैं, इसे कहते हैं ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, जहाँ पे जिसमें अमाउंट बहुत बड़ा होता है, बायर कम होते हैं लेकिन अमाउंट बहुत बड़ा होता है। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट, तो आइए किस तरीके की ऑर्गेनाइजेशनल मार्केट होती है। सबसे पहला इंडस्ट्रियल मार्केट। इंडस्ट्रियल का मतलब है कि वो मार्केट, जैसे वहाँ कोई इंडस्ट्री है, कोई बैंकिंग सेक्टर है, या फिर कोई वो है फिशियर्स है, कोई माइनिंग्स है, कोई फॉरेस्ट्री है, जहाँ पे पेड़ों को खरीदा जा रहा है, तोड़ा जा रहा है, काटा जा रहा है, मतलब बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ हैं जहाँ पे बहुत बड़े बड़े नंबर में रॉ मटेरियल आ रहा है, उसे कहते हैं द इंडस्ट्रियल मार्केट। नेक्स्ट है द रीसेलर मार्केट। रीसेलर क्रिएट टर्न प्लेस एंड पोसेशन यूटिलिटी। रीसेलर का मतलब होता है जो एक सामान को खरीद करके अपने पास बचा करके फिर से बेचता है। एक तरह से आप रिटेलर को भी कह सकते हो कि दुकानदार या फिर होलसेलर जो है वो किसी आइटम को खरीद के अपनी दुकान में रखते हैं, फिर धीरे धीरे करके बेचते हैं, उस हिसाब से। द गवर्नमेंट मार्केट। गवर्नमेंट भी एक तरह की मार्केट है। देखो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट जो लोग सामान बनाते हैं उनसे सामान को खरीदती है और उसके बाद उसको आगे कम दाम, फॉर एग्जाम्पल कोटा ले लो, कोटे में जो गेहूँ आटा चावल है ना, वो लोग पहले उससे जो आपके वो होते हैं, आपके जो फार्मर्स होते हैं, उनसे वो लोग गेहूँ आटा वगैरह खरीदते हैं, उसके बाद उसको सस्ते दामों में लोगों को बेच देते हैं, ठीक है। द इंस्टीट्यूशनल मार्केट। द इंस्टीट्यूशनल मार्केट वो हो गए, मतलब गवर्नमेंट वगैरह को छोड़ करके वो जैसे नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन जो एनपीओज होते हैं उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ऑर्गेनाइजेशन मार्केट की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, सिंपल से हैं, आपको मुझे ज़्यादा डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। फ्यूअर बायर्स यानी बायर बहुत कम होते हैं। लार्ज बाइंग यानी सबसे ज़्यादा बड़े बड़े नंबर्स में चीज़ें खरीदी जाती हैं। जोग्राफिकल कंसंट्रेशन यानी रिड्यूस डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट, ये डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट को कम करता है। जो ये नहीं है हम लोग कंज्यूमर को डायरेक्टली जब किसी जगह पे बेचते हैं हमारे कॉस्ट लगता है, लेकिन यहाँ पे तो एक ही आदमी ने 10 आइटम खरीद लिए तो इसलिए डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट कम हो गई, ठीक है। इन इलास्टिक डिमांड, इसमें इसका मतलब है कि इसमें जो डिमांड है ना वो प्राइस की वजह से, प्राइस के ऊपर नीचे होने की वजह से ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। अब हम देखते हैं मार्केट सेगमेंटेशन क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना। द कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केट सेगमेंट इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट मार्केट्स ऑफ कमोडिटीज आर नॉट होमोजीनियस, याद रखना, आर नॉट होमोजीनियस बट दे आर heterogeneous. Market represents a group of customers having common characteristics, but two customers are never common in their nature, habits, hobbies, income, and techniques. On basis of these characteristics, customers having similar qualities are grouped in segments. देखो क्या है कि जो मार्केट होती है ना, एक मार्केट जिसमें 10 तरह के कंज्यूमर है, जो कंज्यूमर है वो 10 तरह के हैं, ठीक है। तो अब इस कंज्यूमर को कुरकुरे पसंद है, इसको लेस पसंद है, इसको मंचाओस पसंद है, इसको बिंगो पसंद है, यानी सबको अलग अलग चीज़ें पसंद है, सब अलग अलग तरीके की, यानी ये हेट्रोजीनियस मार्केट है, होमोजीनियस नहीं है। तो ये क्या करते हैं, अब क्या है, एक बिजनेस पर्सन क्या करता है, अब देखो इसमें से ये दो लोगों को कुरकुरे पसंद है, इसको कुरकुरे है, इसको कुरकुरे, तो मार्केटर क्या करेगा, इन दोनों को टारगेट करेगा, तो इन दोनों को एक ग्रुप बना देगा कि ये जो दो बंदे हैं इनको पसंद है कुरकुरे और ये जो दो बंदे हैं इनको पसंद है लेज। तो इस तरह से वो मार्केट की ग्रुप्स बनाएगा छोटे छोटे, उन ग्रुप्स को कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन। वो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाना जिसमें होमोजीनियस यानी एक तरीके को लोगों को वो लोग रखते हैं, उसको कहते हैं होमोजीनियस, ठीक है, उसको कहते हैं मार्केट सेगमेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट सम इंपॉर्टेंट मार्केट सेगमेंटेशंस आर, सबसे पहला जियोग्राफिक सेगमेंटेशन ऑफ मार्केट। इट रिफर्स टू डिवाइडिंग द मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ जियोग्राफिकल लोकेशन। फॉर एग्जांपल अ कंपनी डीलिंग इन स्वेटर्स विल टारगेट नॉर्थ स्टेट्स, नॉर्थ साउथ, यानी कि इसका सबसे बड़ा मतलब क्या है, साउथ में, यानी कि जो ये बेंगलोर वगैरह की जो जगह है यहाँ पे ना ठंडी नहीं पड़ती है, यहाँ पे हमेशा नॉर्मल रहता है। नॉर्मल मतलब कि ठंडी गर्म बीच में बारिश ऐसे ऐसे मौसम रहते हैं यहाँ पे, यानी कि एकदम कड़ाके की ठंड पड़ रही है। वहीं आप दिल्ली में जाके देख लो नवंबर दिसंबर के अंदर, मतलब कि ऐसे फाड़ ठंडी पड़ रही है, ऐसी फाड़ ठंडी की मैं क्या बताऊं। तो इसलिए जो स्वेटर बेचने वाली कंपनी है ना वो जाकर के दिल्ली, उत्तर प्रदेश इनको टारगेट करेगी, ना करके आके बेंगलोर को। उसे प्रॉफिट कमाना है ना, टाइम पास थोड़ी ना करना है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट है डेमोग्राफिक सेगमेंटेशन। कंज्यूमर वांट्स, टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस एंड यूसेज रेट आर हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द डेमोग्राफिक कैरेक्टरिस्टिक। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर बेसिस ऑफ सेगमेंटिंग। देयर दीज आर एज, जेंडर, यानी कि जो एक कंज्यूमर है उसकी उम्र के हिसाब से। अब फॉर एग्जांपल स्मार्ट वॉच जो है ना, स्मार्ट वॉच बेचने की कोशिश जो करी जा रही है वो ज़्यादा से ज़्यादा टीनेजर्स को करी जा रही है। टीनेजर्स को इम्प्रेस करने के लिए उनके हिसाब से बनाया जा रहा है। फॉर एग्जांपल आयरन मैन की फ़ोटो लगा दी। अब ये जो बोट वाला है, बोट वाले ने जो अपने वो है एयरडॉप्स हैं, एयरडॉप्स में आयरन मैन और इन सब की वो लगा दी, डिज़ाइंस बना दिए। तो ताकि क्यों बना दिए? ताकि वो उनको अट्रैक्ट कर सके। अब ऐसा तो है नहीं ना कि वो लोग ये आइटम्स को जो है वो बुज़ुर्गों को तो नहीं बेच सकते हैं, है ना, इसलिए। चलिए नेक्स्ट है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन, डिवाइडिंग मार्केट ऑन द बेसिस ऑफ साइकोग्राफिक वेरिएबल्स लाइक पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल एक्सेट्रा। पर्सनैलिटी, लाइफस्टाइल क्या होती है? देखो, एक है अमीर परिवार, एक है गरीब परिवार। गरीब परिवार क्या है? ये सोचेगा कि मैं जो है पानी की बोतल बिसलेरी की क्यों खरीदूं, मैं सिंपल पानी पी के अपना पेट भर सकता हूँ। और ये जो अमीर परिवार है ये सोचेगा मैं बिसलेरी की बोतल क्यों खरीदूं, मैं पूरा का पूरा फ़िल्टर लगाऊंगा अपने घर पे। तो ये होती है लाइफस्टाइल, अलग अलग लाइफस्टाइल, अलग अलग जीने का हिसाब, ठीक है। एक ब्राह्मण का परिवार है और एक है साउथ में, एक है साउथ इंडियन का परिवार। इनको दाल चावल रोटी छोले ज़्यादा पसंद है, इनको डोसा सांभर इडली ज़्यादा पसंद है। तो ये होती है लाइफस्टाइल चेंजेस, ठीक है। हर किसी की लाइफस्टाइल के हिसाब से उनकी वांट्स होती हैं। नेक्स्ट है हमारा चैप्टर 7, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट एंड क्लासिफिकेशन। आइए देखते हैं प्रोडक्ट क्या है। प्रोडक्ट इज एनीथिंग दैट कैन बी ऑफर टू अ मार्केट दैट माइट सेटिस्फाई। देखो, प्रोडक्ट कुछ भी है। प्रोडक्ट कोई भी ऐसी चीज़ है जो एक कंज्यूमर की वांट को खत्म करके उसकी वांट को सेटिस्फाई कर सके, वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे दो तरह से प्रोडक्ट को डिफाइन किया गया है, नैरो और वाइडर। नैरो का मतलब है इट इज़ द बंडल ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज विच हैज सम यूटिलिटी लाइक जैन टेबल, फैन, टेबल, कूलर्स और चेयर एक्सेट्रा। या नैरो का मतलब है वो आइटम्स, वो प्रोडक्ट्स जो सिंगली सोलली बेचे जाते हैं और जो क्या नाम है कंज्यूमर की वांट्स को सेटिस्फाई करते हैं। वाइडर, इट इज़ अ कॉन्सेप्ट कवर ऑल ब्रांड, कलर, पैकेजिंग, डिज़ाइन। इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट जिनमें ना हर तरीके की चीज़ें आती हैं, मतलब पैकेजिंग करना, डिज़ाइन करना। डिज़ाइन लोगों को पसंद आता है कि आईफोन का डिज़ाइन लोगों को पसंद आता है, आईफोन की पैकेजिंग लोगों को पसंद आती है। ये सब चीज़ें करके वो एक प्रोडक्ट को मशहूर बनाते हैं, ठीक है, ताकि वो पसंद में आए लोगों के। नेक्स्ट है लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स। लेवल ऑफ प्रोडक्ट्स, यहाँ पे 3 तरह के लेवल होते हैं प्रोडक्ट के, ठीक है। सबसे पहला कोर प्रोडक्ट। कोर प्रोडक्ट का मतलब है इट मीन्स व्हाट बेनिफिट अ प्रोडक्ट ऑफर्स। यानी कि कोर प्रोडक्ट का मतलब है कि एक प्रोडक्ट क्या ऑफर कर रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल एक कैमरा, अगर आप कैमरा खरीद रहे हो तो आप कैमरा नहीं खरीद रहे हो, उसके साथ मेमोरीज खरीद रहे हो। क्यों? कैमरा काम क्या करता है? कैमरा फोटोज खींचता है किसी दिन की और वो मेमोरीज बन के रह जाती हैं, ठीक है। ये उससे होता है कैमरा का फ़ायदा। Next, actual product. It means that aim is to ensure that your potential customers purchase your product. It involves product branding, packaging, adding features, etc. Actual product का मतलब है फॉर एग्जांपल कि हम लोग जो है ना इंटेल का कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं, हम लोग सिर्फ इंटेल का कंप्यूटर खरीदना चाहते हैं या फिर एचपी का, यानी ब्रांडिंग करना उस कंप्यूटर का, बताना कि ये हमारा ही आइटम है, ये नहीं ये किसी और का आइटम है, ठीक है, ताकि लोग जो है आकर के उन्हीं का कंप्यूटर खरीदे। उसके बाद ऑगमेंटेड प्रोडक्ट, इसका मतलब है ऑगमेंटेड प्रोडक्ट का मतलब है इन दिस कंपटीशन बेस्ड अराउंड आफ्टर सेल सर्विस। यानी कि अब देखो क्या होता है ना, हमने एक टीवी खरीद लिया, ठीक है। अब टीवी खरीदने से काम नहीं चलता है, अब हमें चाहिए कि अब टीवी खरीदने के बाद जो कंपनी वाले आएँ उस टीवी को दीवार पे फिट कर दें, उसका हमें फीचर्स बताएं, स्मार्ट टीवी है, हमको कैसे यूज़ करना है, बच्चों को सिखाएं कैसे यूज़ करना है। तो ये सब आफ्टर सेल सर्विसेज होती हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हमारा है चैप्टर 10, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड ऑफ प्राइसिंग। देखो, बिल्कुल छांट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो हमने यहाँ पे रखे हैं। और याद रखना ये आंसर्स आपको हमने समझाने के लिए रखे हैं। आपको इन आंसर्स को अच्छे से एक बार रीड करना है, समझना है और उसके बाद जाकर के आपको आंसर लिखने हैं और आपका एग्जाम बहुत अच्छे से जाएगा। चलिए, ऑब्जेक्टिव्स एंड मेथड्स ऑफ प्राइसिंग बताओ, देखते हैं प्राइस और प्राइसिंग क्या। देखो, प्राइस और प्राइसिंग में क्या डिफरेंस है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। प्राइस इज द मार्केटिंग मिक्स एलिमेंट दैट प्रोड्यूसेस रेवेन्यू। मार्केटिंग मिक्स का प्राइस एक एलिमेंट है जो रेवेन्यू जनरेट करता है। प्राइस वो अमाउंट है जो एक बायर पे करता है एक्विजिशन ऑफ अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। प्राइसिंग इज द आर्ट ऑफ ट्रांसलेटिंग द वैल्यू ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इनटू क्वांटिटेटिव टर्म्स। यानी एक प्रोडक्ट की वैल्यू को और प्राइसिंग, याद रखना वो प्राइस था, प्राइस वो नंबर है जिसको पे करके कंज्यूमर एक प्रोडक्ट को खरीद रहा है, और प्राइसिंग वो टेक्निक है जिसके थ्रू हम लोग एक प्रोडक्ट की वैल्यू निकालते हैं, ठीक है।
अ नंबर ऑफ फैक्टर मे बी इंटरनल और एक्सटर्नल मस्ट बी कंसिडर फॉर प्राइसिंग ऑब्जेक्टिव। प्राइसिंग करने के लिए हम लोग बहुत सारे फैक्टर्स को वो करते हैं, कंसिडर करते हैं। देखो क्या क्या, सबसे पहले टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट, यानी कि हम लोग ऐसा प्राइस रखें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकें। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी, नॉट फ्लक्चुएट एज फार एज पॉसिबल, ये नहीं कि आज हमने 50 रुपये, आज हम लोग 5 रुपये कुरकुरे बेच रहे हैं, कल तुरंत हम लोग वही पैकेट 50 का बेचे, ऐसा नहीं कर सकते। एक स्टेबिलिटी होनी चाहिए प्राइस में। कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, टू फेस द कॉम्पिटिटिव सिचुएशन, अब मान लो मैंने वही मैगी वाला एग्जांपल लिया ना, मैगी 14 रुपये का दे रहा है, यूपी नूडल 10 रुपये का दे रहा है, तो इससे क्या है, मैगी की मार्केट को बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है क्योंकि यूपी तो 10 रुपये में दे रहा है। तो हमें इस तरह का प्राइस रखना चाहिए ताकि मार्केट में हमारी पकड़ बनी रहे। नेक्स्ट, कैप्चरिंग मार्केट, गुड प्राइस अट्रैक्ट्स कस्टमर, सिंपल सी बात है, अच्छा प्राइस दोगे कस्टमर भागता हुआ आएगा। नेक्स्ट, एबिलिटी टू पे, यानी कि ऐसा प्राइस रखो जो कंज्यूमर बेच सके। आज तुम लोग 5 रुपये का कुरकुरे अगर 500 रुपये का दोगे तो कोई घंटा खरीदने वाला नहीं है, ठीक है। चलो नेक्स्ट हमारे चैप्टर 11 प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज। तो ये प्राइस एडजस्टमेंट स्ट्रेटजीज क्या है ये देखते हैं। एक्सप्लेन द वेरियस ज्योग्राफिकल प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, यानी ज्योग्राफिकल के हिसाब से प्राइसिंग स्ट्रेटजीज क्या क्या है। अ कंपनी हैड टू डिसाइड दैट हाउ टू प्राइस इट्स प्रोडक्ट्स फॉर कस्टमर्स लोकेटेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और द वर्ल्ड, यानी कि एक जो प्रोड्यूसर है उसे डिसाइड करना पड़ता है कि मैं अपने प्रोडक्ट में ऐसे क्या प्राइस रखूँ जो अलग अलग जगहों पर रहने वाले लोगों के लिए एकदम सही रहे। ये नहीं कि किसी को सस्ता हो किसी को महंगा पड़ गया, ठीक है। FOB origin, the shipping cost from the factory of or warehouse is paid by the purchaser on product based on place, यानी कि FOB origin का मतलब होता है कि वो शिपिंग कॉस्ट जो एक परचेजर अपनी फैक्ट्री से लेकर के बायर तक जो प्रोडक्ट को देता है उसे कहते हैं FOB ओरिजिन। यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, इसमें क्या होता है ना कि यहाँ पे मान लो आप देश के किसी भी कोने में बेचो लेकिन आप एक फिक्स प्राइस कर देते हो, भैया 60 रुपये लगेगा ही लगेगा। अब मान लो आपका पड़ोसी मांग रहा होगा लेकिन आप 60 रुपये में दे रहे हो, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म डिलीवरी प्राइसिंग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, जोन प्राइसिस, प्राइस इंक्रीजेस एज शिपिंग डिस्टेंसेस इंक्रीजेस, यानी कि मान लो अब मैं यहाँ से, अभी हम लोग बेंगलोर में हैं, बेंगलोर से चेन्नई तक के लिए मैंने 60 रुपये रखा है, लेकिन बेंगलोर से दिल्ली तक के लिए मैंने 120 रुपये रखा है। क्यों, दिल्ली दूर है, चेन्नई पास है, इसलिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है हमारा डिस्क्राइब ऑल्टरनेटिव प्राइसिंग स्ट्रेटजीज फ्रॉम न्यू प्रोडक्ट्स। न्यू प्रोडक्ट के लिए क्या क्या टेक्निक्स होती हैं। प्राइसिंग अ न्यू प्रोडक्ट इज एन आर्ट, it affects a quantity of the product to be sold and determines the amount of revenue. There are two options available for pricing. सबसे पहले स्कीमिंग प्राइसिंग, सबसे और नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। स्कीमिंग प्राइसिंग क्या है, दिस इज ऑल्सो नॉट एज स्कीम द क्रीम प्राइसिंग, इट इन्वॉल्व सेटिंग अ वेरी हाई प्राइस। देखो क्या है, स्कीमिंग प्राइसेस जो है ना वो एक प्रोडक्ट की सबसे पहले हाई प्राइस रखते हैं और हाई प्राइस के बाद जैसे कंज्यूमर्स की रिक्वायरमेंट बढ़ने लगती है उसके बाद इसको धीरे धीरे लो करते हैं ताकि उनके प्राइसिंग को और देखो इसका सबसे बड़ा एग्जांपल पता है क्या है, फ़ोन है। एक फ़ोन को अगर आज मान लो आज कोई फ़ोन लॉन्च हुआ है ना, वो फ़ोन है 22,000 का। मेरे सामने की बात है, Realme X7 जो है एट द टाइम ऑफ लॉन्च 22K का था, लेकिन आज अगर आप उसी को चेक करने जाओगे तो वो आपको 20K का मिलेगा। प्राइस को धीरे धीरे घटा दिया गया, क्यों, क्योंकि आज उसकी वैल्यू खत्म हो गई। जब नया नया लॉन्च हुआ था तब उसकी वैल्यू बहुत, अरे भाई साहब Realme का X7 लॉन्च हो गया, लेकिन आज जो है उसकी वैल्यू कम हो चुकी है, इसलिए उसको कम कर दिया जाता है। तो ये वो है स्कीमिंग प्राइसिंग का मतलब ये होता है, पहले प्राइसिंग बहुत हाई रख दो फिर धीरे धीरे उसको जेंटली कम करते रहो, ग्रेजुअली एज कॉम्पिटिटर्स एंटर द मार्केट, ठीक है। नेक्स्ट है पेनिट्रेशन प्राइसिंग। अब पेनिट्रेशन प्राइसिंग उसका उल्टा है, पहले लो प्राइस रखो ताकि कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सको, उसके बाद धीरे धीरे प्राइस को बढ़ाते रहो। इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है मिल्क। मिल्क कंपनी पहले है ना स्टार्ट करती है कि मेरा जो 500 लीटर जो है 500 लीटर का जो है पाउच है वो मैं 20 रुपीज़ में बेचूंगा, फिर धीरे धीरे वो 22 कर देते हैं, फिर 24 कर देते हैं, तो ऐसे प्राइस बढ़ाते रहते हैं जिस तरीके से कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट बढ़ती है, ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द वेरियस प्रोडक्ट मिक्स प्राइसिंग स्ट्रेटेजी। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब समझो, यहाँ पे एक दो या तीन नहीं, एक सिंगल तरीके के प्रोडक्ट को नहीं, यहाँ पे बहुत सारे प्रोडक्ट्स को बेचने की बात करी जा रही है। प्रोडक्ट मिक्स का मतलब होता है बहुत सारे प्रोडक्ट को लेकर के बेचना। सबसे पहले वह है प्रोडक्ट लाइन प्राइसिंग, ए डिफरेंट वर्जन्स ऑफ द सेम प्रोडक्ट सच एज डिफरेंट कैपेसिटी। मान लो एक कोलगेट है, एक कोलगेट छोटा एक कोलगेट बड़ा साथ में बेच रहे हैं और कहते हैं कि भैया हम आपको ये 100 रुपये में दे देंगे। या फिर एक डेटॉल सोप नहीं होता है 125 ग्राम का 5 सेट वाला, सबको पता होगा, 1 2 3 4 कहते हैं कि ये ले लो आप 500 रुपये में, 600 को बढ़ता है हम 500 में देंगे। ये होता है प्राइसिंग करने का टेक्निक ताकि 5 साबुन एक ही बार में बिक जाए। नेक्स्ट है ऑप्शनल प्रोडक्ट प्राइसिंग, इन दिस बायर इज गिवन द ऑप्शन टू बाय एसेसरी प्रोडक्ट्स अलॉन्ग विद द मेन प्रोडक्ट, फॉर एग्जांपल टीवी स्टैंड एंड रिमोट। यानी कि एक टीवी बेचा और वो कहते हैं कि आप एक काम करो इसके साथ इसका रिमोट ले लो, हम 100 रुपये में देंगे, अगर अलग से लोगे फिर वही रिमोट आपको 150 रुपये का पड़ेगा। इस तरीके से
एसेसरीज को साथ में बेचना, फ़ोन के साथ हमेशा चार्जर मिलता है ना, उसकी कॉस्ट उसमें जुड़ी होती है, फ्री में तो मिलता नहीं है, राइट। नेक्स्ट है कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग, देयर आर सम प्रोडक्ट्स विच कांट बी यूज विदाउट सर्टेन अदर प्रोडक्ट्स। देखो यहाँ पे कुछ प्रोडक्ट्स होते हैं जो कि दूसरे प्रोडक्ट्स के बिना यूज़ नहीं होते हैं। फॉर एग्जांपल जो ब्रश है वो टूथपेस्ट के बिना यूज़ नहीं होता, जो रेज़र है वो ब्लेड के बिना यूज़ नहीं होता ना, इसी तरीके ये तो यही सब हैं जो वो प्रोडक्ट्स जो किसी आइटम के बिना यूज़ ना हो पाए उन्हें कहते हैं कैप्टिव प्रोडक्ट प्राइसिंग। साथ में बेचेंगे रेज़र और ब्लेड, जिलेट जो है रेज़र और ब्लेड साथ में बेचता है 50 रुपये का, और वहीं रेज़र को बेचेगा 30-40 रुपये का और ब्लेड को बेचेगा 5-10 रुपये का, इस हिसाब से। नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडल प्राइसिंग, प्रोडक्ट बंडलिंग अकर्स व्हेन अ फर्म ओनली ऑफर ए प्रोडक्ट एज अ बंडल इन मिक्स बंडलिंग। देखो प्रोडक्ट बंडलिंग क्या होती है, देखो दो तरह की बंडलिंग होती है, एक प्रोडक्ट बंडलिंग, एक मिक्स बंडलिंग। अब प्रोडक्ट बंडलिंग क्या होती है, मान लो एक ही पैकेट में कुरकुरे के 4 पैकेट मिल रहे हैं, 40 की जगह 38 रुपये में, ठीक है, 38 रुपये में, यानी कह रहे हैं 2 रुपये कम में आप ले लो, 4 पैकेट देंगे। और वहीं मिक्स प्रोडक्ट क्या है, जिसमें आपको कुरकुरे, लेज़ और साथ में बिंगो ये सब कुछ दे रहे हैं 38 रुपये में। ये होती है प्रोडक्ट और मिक्स बंडलिंग। समझ में आ गया आप लोगों को, तो ये सब डिफरेंस होता है। चलिए नेक्स्ट है प्रोडक्ट बंडलिंग प्राइसिंग, समझ में आ गया। अब प्राइसिंग के अंदर 2 और कॉन्सेप्ट है, मैं आपको समझा दूँ। सबसे पहला है फिक्स प्राइसिंग और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। Fixed pricing, it builds customer confidence and saves the time of both buyer and seller which would have been spent if they were bargain। फिक्स प्राइसिंग का मतलब आप दुकान में जाते हो ना, ऊपर वो लोग लटका के रखते हैं एक दाम सबको आराम, ये उसके बारे में है कि इसमें बार्गेन नहीं करना पड़ता है, एक जो प्राइस बोल दिया गया लेना हो लो वरना भाड़ में जाओ। यानी कि अगर एक कुरकुरे का पैकेट है वो 5 रुपये मिल रहा है, 5 ही रुपये में मिलेगा, ये नहीं कि आप बोलो अंकल 4 रुपये में दे दो, तो वो नहीं देने वाले, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है फ्लेक्सिबल प्राइसिंग। फ्लेक्सिबल प्राइसिंग, इन सम इंडस्ट्री फ्लेक्सिबल प्राइसिंग फॉलो एग्रेसिवली। देखो फ्लेक्सिबल प्राइसिंग क्या होती है, जिसमें प्राइस चेंज होती रहती है। सबसे ज़्यादा जो प्राइस चेंज होती है ना वो होती है टूर एंड ट्रैवल्स वगैरह में। इसमें क्या होता है, जो मान लो एक टूर ट्रैवल्स है, आपको कहते हैं हम आपको 20,000 रुपये में गोवा घुमा के लाएंगे विद फैमिली, 6 दिन का पैकेज, 7 दिन का पैकेज। लेकिन अगर आप उनके रेगुलर कस्टमर, सर बाकियों के लिए 20,000 है, आपके लिए खाली 15,000, आ जाओ। तो इस हिसाब से यहाँ पे प्राइसेस जो हैं फ्लक्चुएट करते रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 13 डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स। आइए देखते हैं व्हाट इज डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड व्हाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर फ्लो ऑफ गो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट रिफर्स टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गुड फ्रॉम वन टू अनदर। इट कैन बी फैक्ट्री और टू सप्लायर, सप्लायर टू रिटेलर और रिटेलर टू कंज्यूमर। देखो सिंपल सी बात है, एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूसर से सप्लायर तक, रिटेलर तक और फिर और वहाँ से लेकर कंज्यूमर तक पहुँचाने को कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अ चैनल इंक्लूड प्रोड्यूसर, फाइनल कंज्यूमर एंड एनी मिडलमैन दैट पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस। एक प्रोड्यूसर है, एक कंज्यूमर है, अब यहाँ से प्रोडक्ट उठ करके कंज्यूमर तक जा रहा है, लेकिन बीच में आ जाता है मिडलमैन, यानी कि बीच में आ जाता है होलसेलर, रिटेलर। तो पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से जा रहा है, पहले प्रोडक्ट प्रोड्यूसर से जा रहा है होलसेलर तक, फिर होलसेलर से जा रहा है रिटेलर तक, फिर रिटेलर से जा रहा है कंज्यूमर तक, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये जो चेन है ना, इसको कहते हैं डिलीवरी चैनल। ओके, अंडरस्टैंड। चलिए नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल परफॉर्म द फॉलोइंग फंक्शंस। सबसे पहले फैसिलिटेट सेलिंग बाय बीइंग फिजिकली क्लोज टू कस्टमर्स, यानी कि जो प्रोडक्ट है उसको कस्टमर तक फिजिकली पहुंचाने में मदद करता है। ब्रेक द बल्क एंड कैटर टू द स्मॉल रिक्वायरमेंट्स ऑफ बायर्स, यानी कि बल्क में बेचने को छोड़ करके छोटी छोटी जो कंज्यूमर की रिक्वायरमेंट, जैसे बोट है, कभी किसी को एयरडॉप्स बेच रहा है, किसी को हेडफोन्स बेच रहा है, तो ये क्या कर रहे हैं, कंज्यूमर की छोटी छोटी रिक्वायरमेंट को पूरा कर रहे हैं, राइट। नेक्स्ट है 5 कॉमन कंज्यूमर असिस्ट इन सेल्स प्रमोशन, असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट्स। मतलब कोई नहीं, अब ये असिस्ट इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू प्रोडक्ट का मतलब क्या है, डंजो में सबसे बड़ा एग्जांपल है। वो डंजो पता क्या करता है, आप लोग अगर मटेरियल खरीदोगे ना तो साथ में एक 20-30 रुपये का है ना, 20-30 रुपये का सैंपल आपको फ्री में दे देगा ट्राई करने के लिए। और अगर आपको वो सैंपल पसंद है, मान लो इसने 20 रुपये की फेस वॉश आपको दी फ्री में, तो आप वो फेस वॉश यूज़ करोगे, क्योंकि फ्री का सामान सबको पसंद आता है। फेस वॉश यूज़ करोगे, फिर आपको यार ये फेस वॉश तो बड़ा अच्छा है, अब मेरे को ये खरीदना है, तो आप उसे खरीद लोगे। तो यानी क्या हुआ, ये एक न्यू प्रोडक्ट को जब इंट्रोड्यूस किया गया आपको, कैसे, डिलीवरी के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल के थ्रू, ठीक है। असिस्ट इन डेवलपिंग सेल्स, प्रोवाइड मार्केट इंटेलिजेंस एंड फीडबैक। 5 कॉमन कंज्यूमर मार्केटिंग चैनल, यानी कि 5 कॉमन डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कौन कौन से हैं। सबसे पहले प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है बोट। प्रोड्यूसर से लेकर रिटेलर, रिटेलर से लेकर कंज्यूमर, सबसे बड़ा एग्जांपल है कुरकुरे। प्रोड्यूसर से होलसेलर, रिटेलर, कंज्यूमर, यानी कि मिल्क, एक मिल्क जो है, दूध का पैकेट जो है, वो एक प्रोड्यूसर से पहले होलसेलर यानी बल्क में जो पूरा दूध खरीदता है, फिर वो ले आकर के दुकान वालों को थोड़ा थोड़ा करके बेचता है, फिर दुकान वाले एक एक पैकेट करके कंज्यूमर को बेचते हैं, ठीक है।
फिर इसी तरह से अब इसमें एजेंट घुस जाता है, प्रोड्यूसर एजेंट रिटेल कंज्यूमर, प्रोड्यूसर एजेंट होलसेलर रिटेलर कंज्यूमर। ठीक है, समझ में आ गया? आई डोंट थिंक इसमें कोई इश्यू, बहुत छोटी छोटी बातें हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। चलिए नेक्स्ट है व्हाट इज चैनल कॉन्फ्लिक्ट। ध्यान से समझना, चैनल कॉन्फ्लिक्ट क्या है, चैनल कब खराब होता है। चैनल कॉन्फ्लिक्ट अकर्स व्हेन मैन्युफैक्चरर्स disintermediate their channel partners such as distributor, retailer, dealer and sales representatives by selling their products direct to consumers through general marketing methods and over internet through e-commerce। फॉर एग्जाम्पल एक अमूल दूध का पैकेट है, ठीक है, समझना इस बात को, ये है प्रोड्यूसर, ये है रिटेलर और ये है कंज्यूमर। ठीक है, अब क्या है, अमूल दूध जो है वो इस प्रोड्यूसर से इस रिटेलर तक आता था और रिटेलर जो है इस कंज्यूमर को बेचता था। अब ये जो रिटेलर की दुकान है ये है हमारे इंदिरा नगर में, इंदिरा नगर में इसकी दुकान है एंड ये कंज्यूमर को बेच रहा है। लेकिन एक दिन क्या अमूल ने अपनी एक वेबसाइट चला दी है, अमूल ने अपनी एक ऑनलाइन वेबसाइट चला दी कि आप वेबसाइट पे भी खरीद सकते हो। कंज्यूमर क्या करता है, इसकी वेबसाइट पे जाता है, अब कंज्यूमर देखता है कि रिटेलर जो है उसको वही दूध 25 रुपये में दे रहा है और वही वो जो वेबसाइट है उसमें वो लोग वो उस दूध को 23 रुपये में दे रहे हैं। यहाँ पे 2 रुपये कहाँ बढ़ा, ये 2 रुपये बढ़ा है रिटेलर का मार्जिन। तो जब वो 23 रुपये वहाँ देख रहा है तो वहाँ से वो उसको मंगवा लेगा। तो जब वो वहाँ से, यानी कि अगर हम लोग साफ तरीके से देखें, एक सेकेंड, यानी कि अब जो कंज्यूमर है वो उस वेबसाइट से खरीद रहा है, डायरेक्टली ले तो रहा है अमूल से लेकिन वो वेबसाइट से ले रहा है। अब रिटेलर का धंधा बंद हो गया, यहाँ से धंधा बंद हो गया, तो अब यहाँ पे चैनल कॉन्फ्लिक्ट आ गया, यानी कि जो चैनल थी, जो ऐसे करके चैनल थी वो टूट गई, क्योंकि अब कंज्यूमर यहाँ से नहीं ले रहा, वो तो वेबसाइट से ले रहा है। तो इसे कहते हैं चैनल कॉन्फ्लिक्ट। समझ में आई मेरी बात? चलो, देर आर 3 टाइप्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। सबसे पहला वर्टिकल चैनल कॉन्फ्लिक्ट, इट अकर्स व्हेन द चैनल मेंबर एट वन लेवल इज कॉन्फ्लिक्ट विद अनदर लेवल, हायर लेवल और लोअर लेवल। यानी कि ये चैनल है, ये होलसेलर, ये रिटेलर, ये कंज्यूमर। वर्टिकल तब आता है जब होलसेलर का कॉन्फ्लिक्ट या तो प्रोड्यूसर से हो जाए या फिर रिटेलर से हो जाए। ठीक है, इसे कहते हैं वर्टिकल। उसके बाद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कॉन्फ्लिक्ट एट सेम लेवल बिटवीन चैनल मेंबर्स, यानी कि यहाँ पे मान लो होलसेलर 2-3 हैं, समझना मेरी बात को, ये आदमी इंदिरा नगर में बेचता है, ये आदमी टीपा सुंदरा में बेचता है और ये आदमी जो है ये बेचता है राजा नगर में। ठीक है, अब मान लो ये जो टीपा सुंदरा वाला आदमी है ये चला जाए इंदिरा नगर में भी बेचने, तो इनके बीच में बढ़त हो जाएगी, एक दूसरे को मार देंगे, तो इसलिए इसे कहते हैं सेम लेवल का कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, चलो नेक्स्ट है मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। Sometimes the middlemen come in conflict with the manufacturer using both direct and indirect means of distribution. Such as conflict is called multi-channel conflict. यानी कि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो दोनों तरीकों से प्रोड्यूसर से या फिर किसी से लड़ाई होगी तो उसे कहते हैं मल्टी चैनल कॉन्फ्लिक्ट। कॉजेज ऑफ चैनल कॉन्फ्लिक्ट, जैसे मैंने बताया, पोजीशन, रोल एंड डोमेन, इंकरेजिंग कम्युनिकेशन, ब्रेक डाउन डिफरेंट परसेप्शंस ऑफ रियलिटी। यानी कि जो उसके कॉजेज हैं वो क्या क्या हैं कि उसको ज़्यादा पोजीशन दे दी या फिर उसको ज़्यादा एरिया दे दिया, मुझको कम दिया बेचने के लिए, क्यों ऐसा किया, ये सब चीज़ें। और इसके हम लोग रेमेडीज़ क्या कर सकते हैं? रेमेडीज़ देखो सिंपल सी बात है, कोऑपरेशन करना, कि हम लोग कोऑपरेट करके काम करें, कोई किसी का इंटरेस्ट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट ना हो। साथ में एनकरेजिंग जॉइंट मेंबरशिप, यानी मिल के काम करना, कि कभी आप भी उस एरिया में जाओ, अगर मतलब मान लो एक इंदिरा नगर का आदमी और इंदिरा नगर के आदमी के पास न्यू टिप्पा सुंदरा वाली कोई परचेज आ रही है, तो वो उसको उस न्यू टिप्पा सुंदरा वाली जो एरिया को कवर कर रहा है उस बंदे को दे दे, इसे कहते हैं जॉइंट मेंबरशिप। एक्सचेंज पर्सन्स, यानी कि लोगों को अदला बदली करते रहना ताकि कॉन्फ्लिक्ट ना हो। चैप्टर 15 मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स। व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत ध्यान से समझना इस चीज़ को। मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स आर बेसिकली द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स का क्या मतलब होता है कि फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, यानी गुड्स को फिजिकली डिस्ट्रीब्यूट करना। अकॉर्डिंग टू फिलिप कोटलर, मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स हैज बीन डिफाइंड एज प्लानिंग, इम्प्लीमेंटिंग एंड कंट्रोलिंग द फिजिकल फ्लोज ऑफ मटेरियल, फाइनल गुड्स एंड रिलेटेड टू इन्फॉर्मेशन फ्रॉम पॉइंट ऑफ ओरिजिन टू पॉइंट ऑफ कंजप्शन। यानी कि प्रोड्यूसर से लेकर के कंज्यूमर तक पहुंचाने को कहते हैं मार्केटिंग लॉजिस्टिक्स, याद रखना। ठीक है, ट्रेडिशनल फिजिकल distribution started with products at the plant and the tried to final low cost solutions to get them to customers. However, today's marketers prefer marketing logistics which start with the marketplace and works backward to the factory. इसका मतलब है कि जो अभी फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो स्टार्ट हुआ है प्रोडक्ट्स एट प्लांट एंड देन ट्राई टू फाइंड लो कॉस्ट सॉल्यूशन। यानी कि पहले अभी लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग लो कॉस्ट ढूंढे, कोशिश करेंगे कम से कम कीमत में हम लोग प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचा सके, राइट। चलो, अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, याद रखो। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में 2 एस्पेक्ट्स आते हैं, इनबाउंड लॉजिस्टिक, आउटबाउंड लॉजिस्टिक।
बहुत ध्यान से समझना। इनबाउंड का मतलब है विच इंक्लूड्स ऑल एक्टिविटीज एसोसिएटेड विद ब्रिंगिंग रॉ मटेरियल एंड सप्लाईज टू द पॉइंट ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि रॉ मटेरियल्स को, सप्लाईज को प्रोड्यूसर तक पहुंचाने को कहते हैं इनबाउंड लॉजिस्टिक। ठीक है, उसके बाद आपका है आउटबाउंड लॉजिस्टिक। इट कंसर्न विद एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोडक्शन टू कंज्यूमर्स, यानी कि इसमें अब जो फिनिश गुड है उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने को आउटबाउंड लॉजिस्टिक कहते हैं, और आउटबाउंड लॉजिस्टिक को ही हम लोग कहते हैं इट रिफर्ड एज मार्केटिंग लॉजिस्टिक। समझ में आ गया? यानी मार्केटिंग लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेजमेंट का ही एक पार्ट है। ठीक है, तो प्रोडक्शन एंड मार्केटिंग लॉजिस्टिक टुगेदर कॉल सप्लाई चेन मैनेजमेंट। और ये चेन कैसी है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो लॉजिस्टिक्स है वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन तक डालना, फिर उसके बाद इन्वेंट्री तक डालना, फिर रॉ मटेरियल से हैंडलिंग तक डालना, उसके बाद गुड्स इन प्रोसेस तक डालना, और फिर ये चीज़ उल्टी चलती है, फिर ये पैकेजिंग होती है, हैंडलिंग होती है, स्टोरेज होती है, और फिर कस्टमर के यूज़ तक पहुँचाई जाती है। ऊपर वाले को कहते हैं प्रोडक्शन लॉजिस्टिक, और नीचे वाले को ये सामने फोटो भी दे सकते हैं इसका चार्ट का। चलो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा चैप्टर 16, मार्केटिंग कम्युनिकेशन। डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस एंड मेन फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन। बहुत ध्यान से समझना, यहाँ पे कम्युनिकेशन की बात हो रही है। मार्केटिंग कम्युनिकेशन कैन डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सिस्टमैटिक एंड साइंटिफिक वे ऑफ डिसमिनेटिंग द मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन बाय अ कंपनी टू इट्स टारगेट मार्केट एंड अदर पब्लिक्स बाय यूजिंग अ मिक्स ऑफ मीडिया। यानी कि एक प्रोडक्ट की खासियत को जनता को बताना किसी भी तरीके से, उसे कहते हैं मार्केटिंग कम्युनिकेशन। फंक्शंस ऑफ मार्केटिंग कम्युनिकेशन, मतलब मार्केटिंग कम्युनिकेशन के फंक्शंस क्या क्या हैं। सबसे पहले प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन, यानी कि एक प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन पब्लिक को देना कि वो प्रोडक्ट किस किस तरीके से काम कर रहा है, क्या क्या काम कर रहा है। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन अबाउट न्यू प्रोडक्ट, यानी कि एक नया प्रोडक्ट ब्रांड हम लोग लॉन्च कर रहे हैं, उसके लिए एक एडवर्टाइजमेंट डालना कि उसमें नोरा फतेही आए और उसमें आकर के प्रोडक्ट को लेकर, साबुन को लेकर के बाथरूम में नहा रही हो, ऐसे वो एडवर्टाइजमेंट डालना। ठीक है, नेक्स्ट है बिल्डिंग ब्रांड लॉयल्टी अमंग कस्टमर्स। कस्टमर हु रेगुलरली कंज्यूम आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू बी रिमाइंडेड दैट, मतलब जो कंज्यूमर है ना, जो डेटॉल सोप को रोज़ यूज़ कर रहे हैं, पर उनको भी बार बार नोटिफिकेशन देना, कोई एडवर्टाइजमेंट डाल देना कि देखो हमारा डेटॉल सोप अभी भी 99.9% जर्म्स को मारता है। इस टाइप के जो एडवर्टाइजमेंट है वो कंज्यूमर को याद दिलाते हैं कि हाँ डेटॉल सोप अभी भी काम में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन प्रोसेस। देखो ये बहुत सिंपल एलिमेंट्स है, आप लोग पहले भी जाने होंगे। सेंडर, एक कम्युनिकेशन चेन में कौन कौन होता है? सेंडर, मैसेज, इनकोडिंग, चैनल, रिसीवर, डिकोडिंग, फीडबैक। इन सब का मतलब आप जानते हैं, आई डोंट थिंक इसको बताने की जरूरत है। नेक्स्ट है व्हाट इज प्रमोशन मिक्स। व्हाट इज प्रमोशन मिक्स एंड ऑल्सो डिस्क्राइब कंपोनेंट्स। प्रमोशन मिक्स रेफर्स टू द कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस प्रमोशनल एलिमेंट्स, यानी प्रमोट करने के जो एलिमेंट्स हैं उनके मिक्सअप को कहते हैं प्रमोशन मिक्स। और एक प्रोडक्ट को प्रमोट कैसे कर सकते हैं? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू कर सकते हैं, ये पर्सनल सेलिंग के, पब्लिसिटी के, सेल्स प्रमोशन के, एक्सेट्रा। चलिए अब इसमें कंपोनेंट्स को भी यहाँ पे डिफाइन किया गया, जैसे एडवर्टाइजिंग यानी किसी चीज़ की ऐड चला देना। ठीक है, उसके बाद पर्सनल सेलिंग। पर्सनल सेलिंग का मतलब है एक पर्सन टू पर्सन, जो घर पे आकर के सेलर्स नहीं है, आपको चाय पत्ती चीनी बेचते हैं, ये उनके बारे में बात हो रही है। सेल्स प्रमोशन, इट इंक्लूड्स एक्टिविटीज़, यानी कि सेल्स प्रमोशन वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि जिसमें पर्सनल सेलिंग या एडवर्टाइजिंग में नहीं आता है। फॉर एग्जांपल कोई दूध है, कोई दूध का, आपने कभी रास्ते में गए होंगे तो आपको दूध का फ्री सैंपल कराया गया होगा, या फिर कोई लिम्का का फ्री सैंपल कराया गया, या तो फिर कोई एग्जीबिशन में चीज़ों को दिखाया जा रहा है, इन सबको कहते हैं सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़। इंटरनेट मार्केटिंग, इंटरनेट में एडवर्टाइजमेंट चलाना, इंटरनेट में वो डालना, वीलॉग्स डाल दें, मतलब अलग अलग तरीके के इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को वो करना, एडवर्टाइज करना, इसे कहते हैं इंटरनेट मार्केटिंग। फिर स्पॉन्सरशिप्स, यानी अलग अलग महंगे महंगे लोग जब स्पॉन्सर करते हैं ना, तो लिखता है अरे यार इसमें तो स्पॉन्सर किया, मतलब ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है। एग्जीबिशंस में अपने प्रोडक्ट को लेके जाना। पैकेजिंग एक प्रोडक्ट की बहुत अच्छे से करना, बोर्ड की पैकेजिंग बहुत अच्छी होती है, इसलिए लोगों को वो पसंद आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है चैप्टर 17 पर्सनल। देखो चैप्टर 17 में वही पर्सनल सेलिंग और सेल्स प्रमोशन का अच्छे से डिफाइन किया गया है। पर्सनल सेलिंग क्या है आइए देखते हैं। इट इज़ द सेल्समैनशिप, यानी कि एक सेल्स पर्सन या वुमेन, मैन या वुमेन जो कि जा करके घर घर सामान बेचते हैं, इसमें उसके बारे में बताया गया है। वो लोग फेस टू फेस कस्टमर से मिलते हैं, रिलेशनशिप बनाते हैं, बातें करते हैं, हाय हेलो करते हैं और अपना प्रोडक्ट बेचते हैं। ये ज़्यादातर LIC एजेंट करते हैं, याद रखना। LIC एजेंट्स ज़्यादा ये काम करते हैं। क्यों? LIC एजेंट्स को आपने देखा होगा, आपके घर में कोई चाचा, भतीजा, भाई, फ्रेंड, कोई ना कोई LIC एजेंट होगा, आपके घर में आपको बता रहा होगा कि भाई कल को अगर तू मर गया तो तेरे को ये ले लेना चाहिए, इसलिए। ठीक है, तो ये पर्सनल सेलिंग होती है।
नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पर्सनल सेलिंग, फेस टू फेस इंटरेक्शन, यानी कि पर्सनल सेलिंग का कैरेक्टरिस्टिक क्या क्या है, इसमें फेस टू फेस इंटरेक्शन होता है और परसुएशन होता है। परसुएशन का मतलब होता है राजी करना, ठीक है, यानी कि इसमें कस्टमर को राजी किया जाता है कि भैया ले लो ले लो ले लो। और फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब ये नहीं कि इसमें कोई एक टेक्निक है आपको उसी को यूज़ करना है, किसी भी तरीके से चाहे बंदर का डांस करो लेकिन आपको कंज्यूमर को मनाना है। नेक्स्ट, प्रमोशन ऑफ सेल्स, और इसमें प्रमोशन सेल्स, इसमें जो है ना प्रमोशन होती है सेल्स की, और इन्फॉर्मेशन ऑफ सेल, और इसमें सप्लाई का पूरा इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। आप मुझसे बात करते हो और मुझसे मिलते हो कि भैया आप LIC पॉलिसी ले लो, आपको इस साल में इतना प्रॉफिट होगा, इस साल में इतना प्रॉफिट होगा, तो सप्लाई पूरी जो है आप डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट डू यू मीन बाय सेल्स प्रमोशन? सेल्स प्रमोशन इज द मेथड दैट मेक्स यूज ऑफ इंसेंटिव्स to complete the push-pull promotional strategies of motivating sales force. The marketing activities like shows and exhibitions, देखो सेल्स प्रमोशन एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ हैं जिसमें एडवर्टाइजिंग वगैरह को नहीं लिया जा रहा है। इसमें वो जैसे हम लोग एग्जीबिशंस में जा कर के शो कर रहे हैं या कोई टेम्पलेट बांट दिया, ये इस तरह के सेल्स प्रमोशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेल्स प्रमोशंस आर, दीज आर नॉट रेगुलर एक्टिविटी, यानी ये रेगुलरली नहीं किया जाता है, कभी कभी साल में या 6 महीने में 2 महीने में एक बार किया जाता है ताकि लोगों को अट्रैक्ट कर सकें। इट मेक्स एडवर्टाइजमेंट एंड पर्सनल सेलिंग मोर इफेक्टिव। जब हम सेल प्रमोशन कर देते हैं ना, यानी मान लो किसी को हमने दूध सैंपल करा दिया, उसके बाद जब हम उसी दूध का एडवर्टाइजमेंट करेंगे, यार मैंने तो ये दूध पिया था, सच में ऐड में भी आ गया, सलमान खान कह रहे हैं कि ये वाला दूध बड़ा अच्छा है, ठीक है अब हम यही दूध लेंगे, तो यानी कि वो एडवर्टाइजमेंट को, पर्सनल सेलिंग को बहुत इफेक्ट बढ़ा देता है, ठीक है। इट एनकरेजेज डीलर, डिस्ट्रीब्यूटर्स एंड कंज्यूमर, ये तीनों को एनकरेज करता है कि भैया इस प्रोडक्ट को बेचो। तो इसके साथ हमारा ये चैप्टर, यानी हमारा ये जो बुक है MCO, ये जो हमारी बुक है MCO 06, ये यहाँ पे कंप्लीट होती है सबके लिए, NET एग्ज़ाम वालों के लिए भी और फाइनल एग्ज़ाम वालों के लिए भी, ठीक है।